बहरूपियन नवाब इमरान सीरीज़। मूडी एक रोमांटिक अमेरिकी नौजवान था। पूरब को 20वीं सदी के वैज्ञानिक युग में भी रहस्यमय समझता था। उसने बचपन से अब तक ख्वाब ही देखे थे, धुंधले और रहस्यमय ख्वाब, जिनमें आदमी का वजूद एक समय में कई हस्तियां रखता है। बहरहाल, उसका विलासी स्वभाव ही उसे पूरब में लाया था। उसका बाप अमेरिका का एक मशहूर करोड़पति था। मूडी ज़ाहिरा तौर पर तो व्यवसाय की देखभाल करने आया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य भोगविलास की भूख शांत करना था। वह शराब के नशे में गली कूचों में अपनी कार दौड़ाता फिरता था। ऐसे हिस्सों में कम से कम एक बार ज़रूर गुजरता था जहाँ पुरानी से पुरानी और टूटी फूटी इमारतें होती थीं। शाम का वक्त उसके लिए बहुत मौजू होता था। सूरज की आखिरी किरणें हज़ारों साल पुरानी इमारतों की दीवारों पर पड़कर अजीब सा माहौल पैदा कर देती थी, और मूडी को अपनी रूह उनकी वर्षों पुरानी दीवारों की गिर्द मंडराती हुई महसूस होती। आज भी वह आलमगिरी सराय के इलाके में अपनी कार दौड़ाता फिर रहा था। सूरज डूब चुका था। धुंधलके की चादर आहिस्ता आहिस्ता चारों दिशाओं में फैल रही थी। मूडी की कार एक सुनसान और पतली सी गली से गुजर रही थी। रफ्तार इतनी धीमी थी कि एक बच्चा भी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकता था। मूडी अपने ख्वाबों में डूबा हुआ हौले हौले कुछ गुनगुना रहा था। अचानक किसी ने कार का पिछला दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आवाज़ के साथ ही मूडी चौंक पड़ा, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई न दिया। दूसरे ही लम्हे मूडी ने अंदर रोशनी कर दी और फिर उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप कर रह गए। बुझा दो, खुदा के लिए बुझा दो, उसने एक कांपती हुई सी आवाज़ सुनी। मूडी ने फ़ौरन स्विच ऑफ कर दिया। अंदर फिर अंधेरा था। मुझे बचाओ, पिछली सीट पर बैठी हुई लड़की ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। लहजा पूरब का था, मगर भाषा अंग्रेजी थी। अच्छा अच्छा, मूडी ने बौखलाकर सिर हिलाते हुए कहा, और कार फर्राटे भरने लगी। काफ़ी दूर निकल आने के बाद नशे के बावजूद मूडी को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर वह उसे किस तरह बचाएगा, किस चीज़ से बचाएगा। मैं तुम्हें किस तरह बचाऊंगा, उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। मुझे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दीजिए, मैं खतरे में हूँ। कोतवाली, मूडी ने पूछा। नहीं नहीं, लड़की के लहजे में खौफ था। क्यों? अगर तुम खतरे में हो तो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? आप समझते नहीं, इसमें इज्जत का भी तो सवाल है। मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकता। बहरहाल, जहाँ कहूँ वहाँ उतार दूँ। मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? लड़की ने शायद खुदा से कहा, सॉरी, खुद से कहा। उसकी आवाज़ में बड़ी कशिश थी। इतनी ही देर में मूडी को उस आवाज़ में गहरे रहस्य की झलक महसूस होने लगी थी। क्या तुम्हारा अपना घर नहीं? मूडी ने पूछा। है तो, लेकिन इस वक्त घर का रुख करना मौत को दावत देना होगा। तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। मुझे बचाइए, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आप गैर मामूली हैं। बात क्या है? ऐसी नहीं जिस पर आप आसानी से यकीन कर लें। फिर बताओ मैं क्या करूं? मूडी ने बेबसी से कहा। मुझे अपने घर ले चलिए, लेकिन अगर वहाँ कुत्ते ना हो, मुझे कुत्तों से बड़ा खौफ लगता है। घर ले चलूं? मूडी थूक निकल कर रह गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ख्वाबों में से एक पूरा हो रहा है। वह थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, कुत्ते हैं तो, मगर खतरनाक नहीं। मूडी ने कार अपने बंगले की तरफ मोड़ दी। लेकिन खतरा किस किस्म का है? उसने लड़की से पूछा। इत्मीनान से बताने की बात है, लड़की बोली। अगर मैं यहीं बताना शुरू कर दूं तो आप हंसी में उड़ा देंगे, और खुद ताज्जुब नहीं कि कार से उतर जाने को कहें। मूडी खामोश हो गया। उसने उस लड़की की सिर्फ एक झलक देखी थी और सर से पैर तक लरच कर रह गया था। उसने प्राचीन पूरब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, बचपन से ही पढ़ता आया था। उन किस्सों कहानियों की रहस्यमय पूर्वी सुंदरियाँ उसके ख्वाबों में बस गई थीं। बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वह अंदर रोशनी करके उसे एक बार फिर देखे। कितना रहस्यमय चेहरा था, कैसी नशीली आँखें। उसे उसके गिर्द रोशनी का एक दायरा सा नज़र आया था। पता नहीं उसका वहम था या हकीकत थी। उसने स्विच ऑन करना चाहा, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। लड़की भी खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी मूडी के कानों में गूंज रही थी। बंगला आ गया और मूडी ने कार कंपाउंड के फाटक पर मोड़ दी। मूडी कार को गैराज की तरफ ले जाने के बजाय सीधा पोर्च की तरफ लेता चला गया, और फिर थोड़ी ही देर बाद उसका ख्वाब उसके सामने हकीकत की शक्ल में मौजूद था। एक नौजवान पूर्वी लड़की, जिसके अंग प्रत्यंग मूडी को बड़े क्लासिकल किस्म के मालूम हो रहे थे। वह पूर्वी लिबास में ही थी, लेकिन लिबास से खुशहाल नहीं मालूम होती थी। उसके हाथ में चमड़े का छोटा सा सूटकेस था। बैठो, मूडी ने हकलाकर सोफे की तरफ इशारा किया। लड़की बैठ गई। मूडी इस इंतज़ार में था कि लड़की खुद ही गुफ्तगू करेगी, लेकिन वह खामोश बैठी फर्श की तरफ देखती रही। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह यहाँ आने का मकसद ही भूल गई हो। मूडी कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वह खामोशी बैठी रही तो उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए? लड़की चौंक पड़ी और इस तरह चौंकी जैसे उसे मूडी की मौजूदगी का एहसास ना रहा हो। ओह, उसने होठों पर जबान फेर कर कहा, मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ़ हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मूडी बोला। कुछ पियेंगी आप? जी नहीं शुक्रिया, लड़की ने सूटकेस को फर्श पर रखते हुए कहा। वह फिर खामोश हो गई। अब मूडी को उलझन होने लगी। आखिर उसने कहा, मैं हर तरह आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा।
मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूँ और किस तरह गुफ्तगू शुरू करूँ, लड़की बोली। आप कुछ कहिए भी तो, मूडी ने झुंझला कर कहा। दरअसल उसका नशा उखड़ रहा था। ऐसी हालत में वह हमेशा कुछ चिड़चिड़ा सा नजर आने लगता था। ज़रा 1 मिनट ठहरिए, लड़की सूटकेस को फर्श से उठाकर सोफे पर रखती हुई बोली। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे यहाँ तक लाए। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त और करूँगी। कहिए कहिए, मूडी सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी एक चीज़ आपके पास अमानत रखना चाहती हूँ, लड़की ने कहा। सूटकेस खोलकर इसमें आबनूस की एक छोटी सी संदूकची निकाली। जैसे ही मूडी की नज़र इस संदूकची पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उस संदूकची में जवाहरात जड़े हुए थे। ये हमारे मुल्क की एक मल्लिका का सिंगारदान है, लड़की उसे मूडी की तरफ बढ़ाती हुई बोली। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रखिए। क्यों? वजह? बात यह है कि मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। कुछ लोग इसकी ताक में हैं। आज भी उन्होंने इसे उड़ाना चाहा था, लेकिन मैं किसी तरह बचा लाई। घर में तनहा रहती हूँ। मगर ये आपको मिला कहाँ से? क्या आप समझते हैं कि मैं कहीं से चुरा लाई हूँ? ओहो, ये मतलब नहीं, मूडी जल्दी से बोला। बात यह है कि मेरी हालत ऐसी दिखती है कि मैं इसकी मालिक नहीं हो सकती। लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। आप मेरा मतलब नहीं समझे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लड़की ने एक तवील सांस लेकर कहा। मैं दरअसल यहाँ के एक पुराने शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये सिंगारदान मुझ तक विरासत में पहुँचा है। अब मैं उस खानदान की आखिरी वारिस हूँ। सचमुच? मूडी बेचैनी से पहलू बदलता हुआ बोला। मैं सोच रहा था कि शायद जल्दी उसे ख्वाबों की हकीकत मिल जाएगी। हाँ, तो आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि मैं इसे कहीं से चुरा कर लाई हूँ। देखिए, आप ज़्यादती कर रही हैं, मूडी ने निवेदन के अंदाज में कहा। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं इसकी हिफाजत करूँगा शहज़ादी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एक खतरे से आगाह कर दूँ। हो सकता है कि वे लोग इसे हासिल करने के सिलसिले में आपको कोई नुकसान पहुँचा दें। नामुमकिन, मूडी अकड़ कर बोला। मैं उड़ते हुए परिंदों पर निशाना लगा सकता हूँ। यहाँ किसकी मजाल है कि मेरे कंपाउंड में कदम रख सके? एक बार फिर सोच लीजिए, लड़की ने उसे टटोलने वाली नज़रों से देख कर कहा। मैंने सोच लिया, मैं आपकी मदद करूँगा। अभी आप कह रही थी कि आप तनहा रहती हैं। जी हाँ, लेकिन आप इसे वापस कब लेंगी? जब भी हालात सही हो गए। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि मदद करने से पहले हालात को अच्छी तरह समझ लीजिए। परवाह ना कीजिए, मैं अब कुछ ना पूछूंगा। जो आपका दिल चाहे कीजिए। इसके अलावा कि आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें, मैं और कुछ नहीं कर चाहती। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या आप कभी कभी मिलते रहा करेंगी? ये सब हालात पर है। लेकिन अब आपकी वापसी किस तरह होगी? क्या बाहर वे लोग आपकी ताक में ना होंगे? हुआ करें, लेकिन अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्या अभी कुछ देर पहले आप उनसे डरी हुई नहीं थी? ज़रूर थी, लेकिन अब वह चीज़ मेरे पास नहीं होगी जिसकी वजह से मैं डरी हुई रहती थी। मुमकिन है वे आपको काबू में करने के बाद आपके साथ ज़बरदस्ती करें। मेरा दिल काफ़ी मजबूत है। आप पुलिस को खबर क्यों नहीं करती? ओह, इस तरह भी एक ख़ानदानी चीज़ के ख़त्म हो जाने का इम्कान बाकी रह जाता है। हुकूमत ऐसी सूरत में ज़रूर चाहेगी कि इसे पुरातत्व विभाग में रख दिया जाए। हाँ, ये बात तो ठीक है, मूडी ने सर हिलाकर कहा। ना मैं पुलिस को खबर कर सकती हूँ और ना फ़िलहाल इसे अपने पास रख सकती हूँ। उफ, मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? ये दोनों ही सूरतें मुझे पुलिस की नज़र में शक्की बना देंगी। इसलिए खामोशी ही बेहतर पॉलिसी होगी। आप ठीक कहते हैं शहज़ादी साहिबा, मैं इसकी पूरी पूरी हिफाजत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपका नाम और पता पूछ सकता हूँ? नाम? मेरा नाम दुर्दाना है। और पता? नहीं, पता ना पूछिए। आप नहीं समझ सकते कि मैं किन परेशानियों में हूँ। मैं आपसे मिलती रहूँगी। बहुत अच्छा, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। क्या आप रात का खाना मेरे साथ पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया, लड़की उठती हुई बोली। आप ज़रा तकलीफ़ करके मुझे फाटक तक छोड़ आइए। मूडी चाहता था कि वह अभी कुछ देर और रुके, लेकिन दोबारा कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। न जाने कि उसका दिल चाह रहा था कि वह लड़की शहज़ादियों के ऐसे अंदाज में उससे हुक्म देने वाले लहजे में गुफ्तगू करे और वह एक गुलाम की तरह सिर झुकाए खड़ा सुनता रहे। वह उसके साथ फाटक तक आया। वह उस वक्त तक खड़ा उसे जाते देखता रहा जब तक कि वह नज़रों से ओझल नहीं हो गई। मूडी ने उसे कहा भी था कि वह जहाँ कहे उसे कार पर पहुँचा दिया जाए, लेकिन लड़की ने इसे मंजूर नहीं किया था। मूडी उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक खड़ा अंधेरे में घूरता रहा, फिर वापस चला आया। सबसे पहले उसने विस्की के 2-3 पैक पिए और फिर सिंगारदान को ड्राइंग रूम से उठाकर अपने सोने के कमरे में लाया। उस पर जड़े हुए जवाहरात बिजली की रोशनी में जगमगा रहे थे। मूडी ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की। वह फिर अपने रहस्यमय ख्वाबों में खो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अब से 500 साल पहले की दुनिया में सांस ले रहा हो और उसकी हैसियत किसी शहज़ादी के बॉडीगार्ड किसी हो। वह उसके दुश्मनों से जंग कर रहा हो। नशे में तो था ही। उसने सचमुच ख्याली शहज़ादी के ख्याली दुश्मनों से जंग करना शुरू कर दी। उसका पहला घूंसा दीवार पर पड़ा, दूसरा मेज पर और तीसरा उसके सिर पर। ऐसा गुलगबाड़ा मचा कि सारे नौकर इकट्ठा हो गए। इमरान अपने दफ्तर में बैठा एक फ़ाइल के पन्ने उलट रहा था। इमरान और दफ्तर, बात हैरत अंगेज़ ज़रूर है, मगर वह बेचारा ज़बरदस्ती के इस पकड़ धकड़ को क्या करता जो सरकारी तौर पर उसके लिए की गई थी। ली यूका की गिरफ्तारी के बाद से वह किसी तरह भी खुद को न छुपा सका था।
फिर खौफनाक इमारत वाला केस भी सामने आ गया था। ये दोनों ही केस ऐसे अहम थे कि उन्हें निपटाने वाले की शख्सियत छुपी रह ही नहीं सकती थी। इमरान के पिता जो गुप्तचर विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, सन की बेटे की इन सलाहियतों पर मुश्किल, खौफनाक इमारत और चट्टानों में आग, ये दो उपन्यास इमरान सीरीज़ के आपको इमरान सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। से यकीन कर सके, वे तो उसको गंवार मूर्ख और ना जाने क्या क्या समझते थे। माननीय गृह मंत्री ने इमरान को बुलाकर खुद गुप्तचर विभाग में एक अच्छे ओहदे की पेशकश की और इमरान ने इनकार करते ना बना। लेकिन उसने भी अपनी शर्तें पेश की जो मंजूर कर ली गई। उसकी सबसे पहली शर्त यह थी कि वह अपने तौर पर जुर्म की तफ्तीश करेगा। उसका एक सेक्शन अलग होगा और उसका ताल्लुक बराह रास्त डायरेक्टर जनरल से होगा और वह डायरेक्टर जनरल के अलावा और किसी को जवाब दे नहीं होगा और वह अपने सेक्शन के आदमियों को खुद चुनेगा। ज़रूरी नहीं कि वह इसके लिए नई भर्ती की फरमाइश करे। जब भी उसे महकमे का ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो उसके काम का हो, वो उसे अपने सेक्शन में लेने की सिफारिश ज़रूर करेगा। उसके सेक्शन के अमले की तादाद 10 से ज़्यादा नहीं होगी। शर्तें मंजूर हो जाने के बाद इमरान ने अपनी सेवाएं पेश कर दी। लेकिन रहमान साहब को उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उन्होंने सुना कि इमरान अपने स्टाफ के लिए बिल्कुल नाकारा और ऊँघते हुए से आदमी चुन रहा है। उसने अभी तक 4 आदमी चुने थे और चारों बिल्कुल नाकारा माने जाते थे। कोई भी उन्हें अपने साथ रखना पसंद नहीं करता था और उन बेचारों की ज़िंदगी तबादलों की नज़र होकर रह गई थी। उनकी शख्सियतें ज़ीरो के बराबर थी। दुबले पतले झिंगुर जैसे, काहिल, निकम्मे और कामचोर। उन्हें बात करने का भी सलीका नहीं था। इमरान जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। आखिर वही हुआ जिसकी आशा थी। रहमान साहब ने उसे बुलाकर अच्छी तरह खबर ली। मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के दिलवा कर यहाँ से निकलवा दूँ, उन्होंने कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जुमले का सरकारी तौर पर मतलब क्या है, इमरान ने नहायत अदब से कहा। इस पर रहमान साहब और झल्ला गए, लेकिन फिर उन्हें फ़ौरन ख्याल आ गया कि वे इस वक्त अपने बेटे से नहीं बल्कि अपने एक मातहत अफसर से बात कर रहे हैं। तुमने ऐसे निकम्मे आदमियों को क्यों चुना है, उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। महज इसलिए कि मैं इस महकमे में किसी को भी निकम्मा नहीं देख सकता, इमरान का जवाब था। रहमान साहब दांत पीस कर रह गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। इमरान का जवाब ऐसा नहीं था जिस पर और कुछ कहा जा सकता। बहरहाल उन्हें खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि इमरान ने अपने मामले सीधे गृह मंत्री से तय किए थे। कुछ लोग इमरान की इन हरकतों को हैरत से देखते और कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन इमरान इन सबसे बेपरवाह अपने तौर पर अपने सेक्शन की तैयारी पूरी कर रहा था। इस वक्त भी उसके सामने एक फ़ाइल रखी हुई थी। इसमें चंद ऐसे केसों के कागजात थे जिनमें महकमे को कामयाबी नहीं हुई थी। उस फाइल को देखने की ज़रूरत यूँ पेश आई कि एक बहुत पुराने केस में दोबारा जान पैदा हो चली थी। ये केस 10 साल पुराना और अधूरा था। गुप्तचर विभाग उसकी तह तक नहीं पहुँच सका था। 10 साल पहले तो वह इतनी अजीब घटना नहीं थी, मगर अब तो उसने ऐसा हैरत अंगेज़ रूप ले लिया था कि सारा शहर सन्नाटे में आ गया था। केस अजीब था। अब से 10 साल पहले शहर के मशहूर रईस नवाब हाशिम को किसी ने उसके बेडरूम में कत्ल कर दिया था, मगर फिर अचानक 10 साल बाद नवाब हाशिम दोबारा जिंदा जावेद दिखाई दिया। वह किसी लंबे सफ़र से वापस आया था। इमरान ने फ़ाइल बंद करके मेज़ के किनारे रख दी और जेब से चिंगम का पैकेट निकाल कर उसका कागज़ फाड़ने लगा। इतने में सुप्रिटेंडेंट फैयाज़ की अर्दली ने आकर कहा, साहब ने सलाम बोला है। वालेकुम अस्सलाम, इमरान ने कहा और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। अर्दली बौखला कर रह गया। वह अंग्रेज़ों के वक्त का कोई आदमी था और सलाम का मकसद उस दौर में बुलावे के अलावा और कुछ नहीं होता था। जब कोई अंग्रेज़ अफसर किसी मातहत को बुलवाना चाहता तो वह अपने अर्दलियों से उसे इसी तरह सलाम भिजवा दिया करता था। लेकिन आज फैयाज़ के अर्दली को इमरान के वालेकुम सलाम ने बौखला दिया। वह चंद लम्हे इमरान की मेज़ के करीब खड़ा बगले झाँकता रहा, फिर उल्टे पाँव वापस चला गया। खुद उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि वह कैप्टन फैयाज़ तक इमरान का वालेकुम सलाम पहुँचाता, लेकिन उसने उसका जिक्र फैयाज़ की पर्सनल असिस्टेंट से कर दिया। वह काफ़ी देर तक हंसती रही, फिर उसने सलाम का जवाब फैयाज़ तक पहुँचा दिया। फैयाज़ भन्ना गया। वह इमरान का दोस्त ज़रूर था, लेकिन जब से इमरान उस महकमे में आया था उसे अपना मातहत समझने लगा था। इस बार उसने अर्दली को बुलाकर कहा, जाकर कहो साहब बुला रहे हैं। अर्दली चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ। बैठ जाओ, फैयाज़ ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इमरान बैठ गया। फैयाज़ चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन दफ्तर में तुम्हें प्रोटोकॉल का ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारा अफसर हूँ। आखा, इमरान बुरा सा मुँह बनाकर बोला, ये तुमसे किस गधे ने कह दिया कि तुम मेरे अफसर हो? देखो मियाँ फैयाज़, मेरा अपना अलग डिपार्टमेंट है और मैं उसका इकलौता इंचार्ज हूँ और मैं सीधे डायरेक्टर जनरल को जवाब दूँ, समझे? समझा, फैयाज़ लंबी सांस लेकर बोला और कुछ नर्म पड़ गया। हो सकता है कि उसे अपनी तरक्की का मौजज़ा याद आ गया हो। वह पहले सिर्फ इंस्पेक्टर था, लेकिन 5 साल के अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर सुप्रिटेंडेंट हो गया था। उसका दिल ही जानता था कि उसकी तरक्की के लिए इमरान ने क्या कुछ नहीं किया था। देखो, मेरा मतलब ये था कि तुम दफ्तर में अपने उल्लूपन से बाज नहीं आते। ये कहाँ लिखा है कि इस दफ्तर में उल्लुओं के लिए कोई जगह नहीं है? ओ बाबा, ख़त्म भी करो। मैं भी तुमसे एक मसले पर गुफ्तगू करना चाहता था।
मेरा ख्याल है कि मेरा उल्लूपन भी नहायत अहम है, क्योंकि इसी उल्लूपन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम नवाब हाशिम के बारे में बात करना चाहते हो। तुमने पूरा केस समझ लिया? समझ लिया है, लेकिन ये नहीं समझ सका कि आखिर उसे कत्ल क्यों करार दिया गया। हज़ार हालात ऐसे थे कि उसे खुदकुशी भी समझा जा सकता था। मसलन, फैयाज़ ने उसे अर्थपूर्ण नज़रों से देखकर पूछा। मसलन ये कि फ़ायर उसके चेहरे पर किया गया था। बंदूक 12 बोर की थी और कारतूस SG। चेहरे के परखच्चे उड़ गए थे। शक्ल इस तरह बिगड़ गई थी कि पहचान मुश्किल थी। वह सिर्फ अपने लिबास और चंद दूसरी निशानियों से पहचाना गया था। बंदूक उसके करीब ही पड़ी हुई मिली थी और इसका सबूत भी मौजूद है कि गोली बहुत ही करीब से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि बंदूक के दहाने का फासला चेहरे से एक बालिश से ज़्यादा नहीं हो सकता। गोली मारो यार, फैयाज़ मेज़ पर हाथ मारकर बोला। वह कमबख्त तो जिंदा बैठा है। उसका कहना है कि वह किसी को कुछ बताए बगैर घर से चला गया था। इतने दिनों तक दक्षिणी महाद्वीपों में घूमता रहा और अब वापस आया है। उसके बेडरूम में किसकी लाश पाई गई? नवाब हाशिम इससे बेखबर है? ज़रा ठहरो, इमरान हाथ उठाकर बोला। तो इसका मतलब है कि जिस रात लाश पाई गई थी उस दिन वह अपने घर में ही रहा होगा। जाहिर है। तो फिर उसी रात को वह घर से रवाना हुआ और रात को एक ऐसे आदमी के साथ उसके बेडरूम में हादसा पेश आया जो उसी का स्लीपिंग सूट पहने हुआ था। बात तो यही है, फैयाज़ ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। इमरान चंद लम्हे को सोचता रहा, फिर बोला, अब वह इस लाश के बारे में क्या कहता है? उसका जवाब साफ है। वह कहता है, भला मैं क्या बता सकता हूँ, घर वालों की गलती है, उन्होंने लाश की अच्छी तरह पहचान नहीं की। लेकिन किसी को कुछ बताए बगैर इस तरह गायब हो जाने का क्या मकसद था? इश्क, फैयाज़ ठंडी सांस लेकर बोला। ओह, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इमरान ने संजीदगी से कहा। मसल मशहूर है कि इश्क के आगे भूत भी भागता है। संजीदगी इमरान, संजीदगी। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। अगर वह इस तरह घर से ना भागता तो उसे सचमुच किसी से इश्क हो जाता। बकवास मत करो। इश्क में नाकाम रहने पर उसका दिल टूट गया था, इसलिए उसे यहाँ से चला जाना पड़ा। खुदा से डरो फैयाज़, वह जंग का ज़माना था और उस ज़माने का चलन ये था कि लोग इश्क में नाकाम होने पर फ़ौज में भर्ती हो जाया करते थे। ऐसे हालात में घूमने का दस्तूर नहीं था। मेरा दिमाग मत ख़राब करो, फैयाज़ झल्लाकर बोला। जाओ यहाँ से। इमरान चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके कमरे में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, हाँ, इमरान के अलावा और कौन हो सकता है? कौन? मूडी? क्या बात है? आखिर कुछ बताओ भी तो। अरे बस यार, कान ना खाओ। अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ। रिसीवर रखकर वह दरवाजे की तरफ मुड़ा, जहाँ उसका एक मरियल सा मातहत खड़ा उसे घूर रहा था। उसके चेहरे की रंगत पीली थी, गाल पिचके हुए, बाल परेशान थे। क्या खबर है? इमरान ने उससे पूछा। जनाब, मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। शाबाश, देखा तुमने? पहले तुम कहा करते थे कि मालूमात तुमसे दूर भागती है, मगर अब तुम अच्छे खासे जा रहे हो। बहुत जल्द सार्जेंट हो जाओगे। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि दूसरों को उल्लू बनाने का साइंटिफिक तरीका ये है कि खुद उल्लू बन जाओ, समझे? जी जनाब, मैं बिल्कुल समझ गया। खैर, रिपोर्ट सुनिए। नवाब हाशिम हवेली से बाहर नहीं निकलता। आज एक सुर्ख रंग कार की हवेली में 2 बार आई थी। हवेली के कंपाउंड में एक लड़का तकरीबन आधे घंटे तक मुंह से तबला बजा बजा कर फिल्मी गीत गाता रहा। फिर 11 बजे एक नहायत शौक और अल्हड़ किस्म की मैतरानी हवेली में दाखिल हुई। उसके बाएं गाल पर स्याह रंग का उभरा सा तिल था। चेहरा अंडाकार, आंखें शरबती, कद 4.5 और 5 के दरमियान में। हाय, वाकई तुम तरक्की कर रहे हो, इमरान खुशी से चीखा। शाबाश, हर चीज़ को बहुत गौर से देखो। कार जो 2 बार आई थी उसका नंबर क्या था? इस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया जनाब। फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जाओ, 4 बजे शाम फिर तुम्हारी वही ड्यूटी है। इमरान ने बाहर आकर गैराज से अपनी काले रंग की 2 सीटर निकाली और मूडी के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मूडी उसके गहरे दोस्तों में से था। इमरान जब वहाँ पहुँचा तो मूडी शराब पी रहा था और वह हर वक्त नशे में रहता था। इमरान को देखकर वह कुर्सी से उठा और लखनवी अंदाज में उसे सलाम करता हुआ पीछे की तरफ खिसकने लगा। वह पूरब की संस्कृति का प्रशंसक था और पूरब के लोगों के साथ आमतौर से उन्हीं का अंदाज अख्तियार करने की कोशिश किया करता था। मूडी ने अपनी दास्तान शुरू कर दी थी। इमरान गौर से सुन रहा था। तो वह सिंगारदान मेरे पास छोड़कर चली गई, मूडी ने बयान जारी रखा। और उसी रात को कुछ अजनबी लोगों ने मेरे बंगले में दाखिल होने की कोशिश की। क्या तुम जाग रहे थे? इमरान ने पूछा। मैं रात भर जागता रहा। मैंने उन्हें देखा, 2-3 फायर किए और वे डर कर भाग गए। लेकिन दूसरे ही दिन से यहाँ अजनबियों का तांता बन गया। ऐसी ऐसी शक्लें दिखाई दी कि मैं हैरान रह गया। उनमें से कोई नौकरी के लिए आया था, कोई अमेरिका के रहन सहन के बारे में मालूमात चाहता था, कोई सिर्फ इसलिए आया था कि मुझसे दोस्ती करना चाहता था। तकरीबन 10-15 आदमी इस तरह मुझ तक पहुँचे। इससे पहले यहाँ कोई नहीं आता था। फिर शाम को एक अजीबोगरीब आदमी आया। उसके चेहरे पर काली घनी दाढ़ी थी और आंखों पर काले शीशे की ऐनक। उसने कहा कि वह मेरे बंगले का मालिक है। ध्यान रहे कि मैंने यह बंगला एक एजेंसी के ज़रिए किराए पर हासिल किया है
और उस अजीब आदमी ने मुझसे कहा कि उसे एजेंसी वालों पर भरोसा नहीं है, वह ज़रा बंगले की अंदरूनी हालत देखना चाहता है। तुम खुद सोचो इमरान डियर, मैं उल्लू तो था नहीं कि उसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त देता, और फिर ऐसे हालात में। लो मेरी जान, तुम भी पियो। नहीं शुक्रिया। हाँ फिर क्या हुआ? हाय, यही तो दास्तान का बड़ा दर्द भरा हिस्सा है मेरे दोस्त। मूडी एक सांस में गिलास खाली करके उसे मेज़ पर ज़ोर से रखता हुआ बोला। वह आई थी, आज से 10 दिन पहले का वाक़या है। आई और कहने लगी कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, ऐसी चीज़ को अपने पास कैसे रखूं। मैं एक बेसहारा लड़की हूं, मेरी गर्दन ज़रूर कट जाएगी। मैंने उससे कहा कि वो उसे किसी योग्य आदमी के हाथ बेच क्यों नहीं देती, इस तरह उसकी माली हालत भी दुरुस्त हो जाएगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह राज़ी हो गई। मैंने उसे 25,000 का ऑफ़र दिया। इस पर वह कहने लगी कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। उसकी समझ में इसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा कितनी भोली है। हाय इमरान प्यारे, वह अब भी हाय। मैंने उसे ज़बरदस्ती 25,000 के नोट गिन दिए। उस दौरान हर रात मुझे रिवॉल्वर लेकर इस सिंगारदान की हिफाजत के लिए जागना पड़ता था। अरे वह है कहाँ, मैं भी तो देखूं, इमरान बोला। ठहरो दिखाता हूँ। अचानक मूडी का मूड बिगड़ गया। उसका ऊपरी ओर भिज गया था और आंखों से खून सा टपकता मालूम हो रहा था। इमरान ने उसे हैरत से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मूडी झटके के साथ उठा और दूसरे कमरे में चला गया। इमरान चुपचाप बैठा रहा। अचानक उसने दूसरे कमरे से शोर की आवाज़ें सुनी और साथ ही नौकर भागता हुआ कमरे में आया। साहब, उसने हाफते हुए इमरान से कहा, मूडी साहब को बचाइए। क्या हुआ? इमरान उछल कर खड़ा हो गया। नौकर ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया और खुद भी भागता हुआ उसी कमरे में चला गया। इमरान झपट कर कमरे में पहुंचा। मूडी अजीब हाल में नजर आया। 2-3 नौकर उसकी कमर से लिपटे हुए थे और वह एक स्याह रंग के डिब्बे से अपना सर फोड़ रहा था। हट जाओ, हट जाओ! वह हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और साथ ही साथ डिब्बा अपने सर पर मारता जा रहा था। इमरान ने बड़ी मुश्किल से वह डिब्बा उसके हाथ से छीना और नौकरों ने किसी तरह उसे ढकेल कर एक सोफे में डाल दिया। इमरान ने डब्बे को हाथों में तौल कर देखा और फिर उसकी नज़र उन जवाहरात पर जम गई जो डिब्बे के चारों तरफ जड़े हुए थे। यही है, मूडी सोफे से उठकर दहाड़ा, यही है। होश में आ जाओ बेटा, वरना ठंडे पानी की बाल्टी में गोता दूंगा, इमरान बोला। मैं बिल्कुल होश में हूँ, मूडी ने हलक फाड़ कर कहा। जब से मैंने उसकी कीमत अदा की है, चैन से रात भर सोता हूँ, समझे तुम, या अभी और हलक फाड़ूँ? अब तुम सो जाओ, इमरान ने कहा, फिर कभी बात करेंगे। क्या? अरे क्या, अब तुम भी काम ना होगे? तो फिर तुम होश की बातें करो। अरे बाबा, मूडी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। इसे खरीदने के दिन से अब तक एक भी रहस्यमय आदमी दिखाई नहीं दिया। किसी ने भी इसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। इमरान एक लंबी सांस लेता हुआ बोला। तो ये कहो, मैं समझ गया। समझ गए ना? हाँ, और अगर तुम्हारे रहस्य प्रेम का यही हाल रहा तो तुम यहाँ से कंगाल होकर जाओगे। अरे मुझे तो डर है कि कहीं तुम कुछ दिनों के बाद गंडे और तावीज़ों के चक्कर में ना पड़ जाओ। ये क्या चीज़ें हैं? कुछ नहीं, उस लड़की का पता मालूम नहीं? वह आलमगिरी सराय में रहती है। आलमगिरी सराय बहुत बड़ा इलाका है, इमरान बोला। लेकिन ये बताओ कि अब मैं क्या करूँ? मुझे 25,000 रुपये की परवाह नहीं है। मैं उसे धोखेबाज किस तरह समझूँ? वह तो मुझे एक ऐसी औरत मालूम होती है जो हज़ारों साल से ज़िंदा हो। तुमने राइडर हैगर्ड का नॉवल शी पढ़ा है? ओ मूडी के बच्चे, तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, इमरान उसे घूंसा दिमाग दिखाकर बोला। नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा होश में हूँ, मूडी हाथ झटक कर बोला। क्या तुमने इसके ज़वारत कहीं परखवाए हैं? परखवाए हैं? मुझे उसकी परवाह नहीं है कि मुझे धोखा दिया गया। हाय, मुसीबत तो यह है कि मैं उसे धोखेबाज कैसे समझूं? नहीं, वह शहज़ादी है। अब जब डफर कहीं के, क्या तुमने उससे दोबारा मिलने की कोशिश भी की? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इमरान उसे तरस खाई नज़रों से देख कर रह गया। इन पत्थरों का मोल क्या है? उसने मूडी से पूछा। पत्थर नहीं, बल्कि पत्थरों की नकल कहो, मूडी बोला। इन सब की कीमत 150 से ज़्यादा नहीं है। ओ मूडी, खुदा तुम पर रहम करे, इमरान ने कहा और मूडी अपने सिर पर हाथों से सलीब की शक्ल बनाने लगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, लड़की का पूरा पता है तुम्हारे पास? है, लेकिन क्या करोगे? कुछ भी नहीं, जाहिर है कि वह वहाँ ना होगी या मुमकिन है पहले भी ना रही हो। हाय, तो तुम भी यही साबित कर रहे हो कि वह धोखेबाज है? अब तुम बकवास ना करो वरना गोली मार दूंगा। गोली मार दो, मगर मैं यकीन नहीं करूंगा कि वह धोखेबाज है। वह बाहर की हवाओं की तरह हौले हौले चलती है, उसके गालों से सुबह होती है, उसके बालों में शामें अंगड़ाइयाँ लेती हैं, और मेरा चाटा तुम्हारी आंखों की दुनिया अंधेरी कर देगा। मैं कहता हूँ मुझे उसका पता चाहिए और कुछ नहीं। सराय आलमगिरी के इलाके में सिर्फ इतना ही, और उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इमरान मूडी को घूर कर बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया था, जबकि तुम्हें हाथ से गई हुई रकम का अफसोस भी नहीं है? प्यारे इमरान, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम साबित कर दो कि वह धोखेबाज नहीं है। तुम चूँकि सरकारी आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मान लूँगा। वैसे अगर कोई दूसरा कहे तो मुमकिन है कि मुझे यकीन ना आए। अच्छा बेटा, इमरान ने सिर लहरा कर कहा, मैं कोशिश करूँगा कि गुप्तचर विभाग में इश्क और आशिकी का विभाग भी खुलवा दूँ। और फिर तुम ये सारी बातें मुझसे फ़ोन पर भी कह सकते थे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? फ़ोन पर ऑपरेटर भी सुनते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई शहज़ादी दुर्दाना को धोखेबाज समझे।
शहज़ादी शहज़ादी के भतीजे, मैं चला। आइंदा अगर मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, मैं सिंगारदान को अपने साथ ले जा रहा हूँ। हरगिज़ नहीं। मूडी ने इमरान का हाथ पकड़ लिया। मैं मरते दम तक उसकी हिफाजत करूँगा, चाहे शहज़ादी के दुश्मन कोहे काफ तक मेरा पीछा करें। तुम्हारा मर्ज लाइलाज है, इमरान ने मायूसी से सिर हिलाकर कहा और सिंगारदान को मेज पर रखकर कमरे से निकल गया। मूडी चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकार रहा था। थोड़ी देर बाद इमरान की 2 सीटर हाशिम की हवेली के सामने रुकी। इमारत पुराने ढंग की थी, लेकिन लॉन नई चलन का था और उसके गिर्द घिरी हुई आदमकद दीवार भी बाद में बनाई गई लगती थी। इमरान ने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी और खुद फाटक से गुजरता हुआ लॉन में दाखिल हुआ। फाटक से एक सड़क सीधी हवेली के बरामदे की तरफ चली गई थी। जैसे ही सुर्ख रंग की बजरी उसके जूतों के नीचे कड़कड़ाई, न जाने किधर से एक बड़ा सा कुत्ता इमरान के सामने खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया। भला आपके बगैर रियासत मुकम्मल हो सकती है? मेहरबानी करके रास्ते से हट जाइए। कुत्ता भी बड़ा अजीब था। ना तो उसने अपने मुंह से आवाज़ निकाली और ना आगे ही बढ़ा। दूसरे ही लम्हे इमरान ने किसी की आवाज़ सुनी, जो शायद उस कुत्ते को रेगी रेगी कहकर पुकार रहा था। आवाज़ नज़दीक आती गई और फिर मालती की झाड़ियों से एक आदमी निकलकर इमरान की तरफ बढ़ा। यह अधेड़ उम्र का मजबूत जिस्म वाला आदमी था। आंखों से अजीब किस्म की वहशत ज़ाहिर होती थी। चेहरा गोल और दाढ़ी मूछें साफ। सिर के बाल खिचड़ी थे। होंठ काफ़ी पतले और जबड़े भारी थे। उसने शार्क स्किन की पतलून और सफ़ेद सिल्क की कमीज़ पहन रखी थी। फरमाइए, उसने इमरान को घूर कर कहा। मैं नवाब साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं? उनसे खादों की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में बात करूँगा। खादों की किस्में? उसने हैरत से दोहराया। फिर बोला, आप आखिर हैं कौन? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। फिर वही प्रेस रिपोर्टर? वह आहिस्ता से बड़बड़ाया और फिर तेज़ आवाज़ में बोला, देखिए मिस्टर, मेरे पास वक्त नहीं है। मगर मेरे पास काफ़ी वक्त है, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल पहले वह लाश किसकी थी? क्या आप उस पर रोशनी डाल सकेंगे? बस खुदा के लिए जाइए, वह खिन्नता से बोला। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मुझे पहले से इस अजीब व गरीब वाक़ये का पता होता तो शायद यहाँ आने की जहमत गवारा ही नहीं करता। मुझे सख्त हैरत है, इमरान ने कहा। आखिर आपने किस रफ्तार से अपनी रवानगी शुरू की थी कि आपको अपने कत्ते की जानकारी न मिल सकी? देखो साहबजादे, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम कभी फुर्सत के वक्त आना, नवाब हाशिम ने कहा। अच्छा, यही बता दीजिए कि आप ऐसे हालात में क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पागल हो गया हूँ। पुलिस मेरी ज़िंदगी में भी मुझे मुर्दा समझती है। मेरा भतीजा मेरी जायदाद पर काबिज़ है। मैं मेहमान खाने में मुकीम हूँ। मेरा भतीजा कहता है कि आप मेरे चचा के हमशक्ल ज़रूर हैं, लेकिन चचा साहब का इंतकाल हो चुका है। अदालत ने उसे तस्लीम कर लिया है, लिहाजा आप किसी किस्म का धोखा नहीं दे सकते। वाकई यह एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, इमरान ने गमगीन लहजे में कहा। है ना? नवाब हाशिम बोला। इसका मतलब यह है कि आप मुझे नवाब हाशिम मानते हैं? बिल्कुल जनाब, 100%। आजकल हर बात मुमकिन है। मैं अपने अखबार के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि यह सिर्फ अंदाज़ा नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया, मेरे साथ आइए, मैं आपसे बात करूँगा। नवाब हाशिम एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। इमरान उसके साथ हो लिया। दोनों एक कमरे में आए। मगर हैरत है, आपके भतीजे ने आपको यहाँ क्यों रुकने दिया? इमरान बैठता हुआ बोला। ऐसी सूरत में तो उसे आपसे दूर ही रहना चाहिए था। मैं खुद भी हैरान हूँ, नवाब हाशिम ने कहा। मेरे साथ उसका रवैया बुरा नहीं। वह कहता है चूँकि आपकी शक्ल मेरे चचा से बड़ी हद तक मिलती है, इसलिए आपसे मोहब्बत मालूम होती है। आप चाहें तो ज़िंदगी भर मेरे साथ रह सकते हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूँगा। लेकिन ये कभी ना कहिए कि आप ही नवाब हाशिम हैं। बड़ी अजीब बात है, इमरान सिर हिलाकर रह गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर नवाब हाशिम ने कहा, भला आप किस तरह साबित कीजिएगा कि मैं ही नवाब हाशिम हूँ? हर तरह कोशिश करूँगा जनाब, इमरान ने कहा। कुछ देर वह खामोश रहा, फिर राजदार लहजे में बोला, यहाँ इस शहर में आपकी 2-4 पुरानी महबूबाएँ तो होंगी। क्यों, इसमें क्या गरज? नवाब हाशिम उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगा। ओहो, बस आप देखते जाइए, ज़रा मुझे उनके पते तो बताइएगा। सब मामला मैं चुटकियों में फिट कर लूँगा। जी हाँ, आखिर मुझे भी तो कुछ मालूम हो। ठहरिए, ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप वाकई ये चाहते हैं कि आपको नवाब हाशिम साबित कर दिया जाए? आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अचानक नवाब हाशिम झुंझला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नवाब हाशिम साबित कर दिया गया तो पुलिस बुरी तरह आपके पीछे पड़ जाएगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद आप पुलिस के चक्कर में पड़ भी गए। जाहिर है कि पुलिस उस आदमी के बारे में आपको ज़रूर परेशान करेगी जिसकी लाश ने आपके नाम से शोहरत पाई थी। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? काश मुझे इस वाक़ये का पहले से इल्म होता, मैं तो हरगिज़ वापस ना आता। लेकिन अब आप कहीं जा भी नहीं सकते, इमरान ने कहा। मैं खुद भी यही महसूस करता हूँ, नवाब हाशिम ने बेचैनी के अंदाज में कहा। आखिर आप इतने रहस्यमय ढंग से गायब क्यों हो गए थे? इमरान ने पूछा। ख़त्म करो मियाँ, जो हो गया सो हो गया, देख लिया जाएगा। मैं पुरानी बातें कुरेद कर लोगों के लिए गुफ्तगू का मौजू बनना पसंद नहीं करता।
और फिर मैं तुमसे ऐसी बात क्यों करूँ साहबजादे? ना कीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि जल्दी आप किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। इमरान उठता हुआ बोला और वापसी के लिए मुड़ा। ज़रा ठहरिएगा, नवाब हाशिम भी उठता हुआ बोला। आप मेरे बारे में क्या लिखेंगे? ये कि आप नवाब हाशिम नहीं हैं, इमरान ने रुक कर कहा, लेकिन मुड़े बगैर जवाब दिया। मैं तुम्हारे अखबार पर मुकदमा चढ़ा दूंगा। हाँ, ये भी उसी सूरत में होगा जब आपको अदालत नवाब हाशिम मान ले, इमरान ने शांत लहजे में कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नवाब हाशिम चीख कर बोला। मुझे कोई नहीं रोक सकता, इमरान भी उसी अंदाज में चीखा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नवाब हाशिम के चीखने का अंदाज उसी तरह रहा। देखूं तो कहाँ है आपकी बंदूक? इमरान पलट पड़ा। वह चाहिए गोली मारने के लिए। इमरान हाथ हिलाकर नवाब हाशिम से लड़ने लगा। सब कुछ हो गया, बस हाथापाई की नौबत नहीं आई। बाहर कई नौकर इकट्ठे हो गए थे। फिर एक सुंदर और सस्त आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रही होगी। अंदाज से काफ़ी फुर्तीला लगता था। क्या बात है? उसने गरजदार आवाज़ में पूछा। ये नवाब हाशिम इमरान की तरफ इशारा करके बोला। किसी अखबार का रिपोर्टर है। होगा, लेकिन शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? ये मेरे खिलाफ़ अपने अखबार में लिखने की धमकी देता है। क्यों जनाब, क्या मामला है? वह इमरान की तरफ मुड़ा। आप शायद नवाब साजिद हैं। जी हाँ, लेकिन आप खामखा। ज़रा ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला। मैं दरअसल आपसे मिलना चाहता था और बीच में ये हज़रत आ कूदे। कहते हैं कि मैं नवाब हाशिम हूँ। क्यों जनाब? वह नवाब हाशिम की तरफ मुड़ा। मैंने आपको मना किया था ना कि बेकार की बातें ना कीजिएगा। अरे ओ साजिद, तुझसे खुदा समझे, मैं तेरा चचा हूँ। अगर आप मेरे चचा हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना पुलिस आपको बहुत परेशान करेगी। फिर उसने इमरान की तरफ देखकर कहा। क्यों जनाब? कतई कतई, इमरान सिर हिलाकर बोला। बिल्कुल जनाब। अच्छा जनाब, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आहा, बात दरअसल ये है कि मैं आपसे कुत्तों के बारे में बातचीत करना चाहता था। नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। वह कुत्तों का शौकीन था और शहर में उससे ज़्यादा कुत्ते और किसी के पास नहीं थे। आपकी सूरत से तो नहीं लगता कि आपको कुत्तों से दिलचस्पी होगी, नवाब साजिद थोड़ी देर बाद बोला। इसमें शक नहीं कि अभी मेरी सूरत आदमियों जैसी ही है, लेकिन मैं कुत्तों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। क्या जानते हैं? यही कि कभी कभी कुत्ते बेवजह भौंकने लगते हैं। तो आप CID के आदमी हैं? नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। मैं SA से लेकर Z तक का आदमी हूँ, आप इसकी परवाह न कीजिए, लेकिन मैं आपसे कुत्तों के बारे में बातचीत ज़रूर करूँगा। कीजिए जनाब, नवाब साजिद कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। आप यही बता दीजिए कि शिकारी कुत्ते कितनी किस्म के होते हैं, इसी से आपके बारे में अंदाज़ा लगा लूँगा। कुत्ते की हर किस्म शिकार की लत पाई जाती है। शिकारी से मेरी मुराद है स्पोर्टिंग ब्रीड्स। तो यूँ कहिए ना, इमरान सिर हिलाकर बोला। अच्छा गिनिए उंगलियों पर। हैसेंची, बोर्जोती, डैशेंट, ग्रे हाउंड, अफगान हाउंड, आयरिश वुल्फ हाउंड, हीगल, फिश पीटर, हेयर बेयर, फॉक्स हाउंड, ऊटर हाउंड, ब्लड हाउंड, डियर हाउंड, अलक हाउंड, बेस्टे हाउंड, सलूकी और खुदा आपको जीता रखे वेबसेट। हाँ, अब कहिए तो ये भी बताऊं कि कौन किस किस्म का होता है, उनकी खूबियों और कमियों और समाजी रुझान पर भी रोशनी डाल सकता हूँ। नहीं, बस आपको यकीनन कुत्तों से दिलचस्पी है। हाँ, आप कुत्तों की किस चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे? मैं दरअसल कुत्तों की गुमशुदा नस्लों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, इमरान बोला। गुमशुदा नस्लें? जी हाँ। भला आप अपने यहाँ के कुत्तों के बारे में क्या जानते हैं? देसी कुत्ते, नवाब साजिद ने नफरत से मुंह सिकोड़ कर कहा। जी हाँ, देसी कुत्ते। आज भी उन पर विलायती कुत्ते भारी हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आप विलायती कुत्तों को सीने से लगाते हैं और देसी कुत्तों को जिल्लत का सामना करना पड़ता है। ओहो, क्या आप देसी कुत्तों के लीडर हैं? नवाब साजिद हंसने लगा। चलिए यही समझ लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था, ठहरिए, मैं देसी कुत्तों के बारे में कुछ नहीं जानता, नवाब साजिद उठता हुआ बोला। मेरा ख्याल है कि आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूरी काम होंगे। वह इमरान और नवाब हाशिम को कमरे में छोड़कर चला गया। चंद लम्हे खामोशी रही। नवाब हाशिम इमरान को अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसने थोड़ी देर बाद कहा, आखिर तुम हो क्या भला? मैं अली इमरान, MSc DSc हूँ। अफसर जॉन, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब गुफ्तगू कीजिए मुझसे। ओह, तब तो मेरा भतीजा बड़ा चालाक मालूम होता है, नवाब हाशिम हंसता हुआ बोला। ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूँ। ठहरिए, मुझे जो कुछ मालूम करना था कर चुका। यार, तुम इस काबिल हो कि तुम्हें हमराज बनाया जाए? इससे ज़्यादा काबिल हूँ नवाब साहब। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी नवाब हाशिम है। फिर कलाबाजी खाई, नवाब हाशिम ने कहका लगाया। फिर संजीदा होकर बोला, अब जाओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगा। मशवरे का शुक्रिया। इमरान चुपचाप उठा और बाहर चला गया। रास्ता तय करते वक्त संयोग से उसकी नज़र मालती की बेतरतीब झाड़ियों की तरफ उठ गई और उसने महसूस किया कि वहाँ कोई छुपा हुआ है। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी, बाहर निकलकर कार में बैठा और एक तरफ चल पड़ा। डैशबोर्ड के ऊपर लगे आईने में एक कार दिखाई दे रही थी, जिसका रुख उसी की तरफ था, और कार हवेली से ही निकल रही थी। इमरान ने यूं ही अकारण अपनी कार एक सड़क पर मोड़ दी।
कुछ दूर चलने के बाद आईने का रुख बदलने पर मालूम हुआ कि अब भी वही कार उसके कार का पीछा कर रही है। इमरान थोड़ी देर इधर उधर चक्कर लगाता रहा और फिर उसने कार शहर की एक बहुत ज़्यादा भरी पूरी सड़क पर मोड़ दी। दूसरी कार अब भी पीछा कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वह कार करीब आ गई। साथ ही चौराहे के सिपाही ने ट्रैफिक रोकने का इशारा किया। कतार रुक गई। पीछा करने वाली कार इमरान की कार के पीछे ही थी। इमरान ने मुड़कर देखा, दूसरी कार में स्टीयरिंग के पीछे नवाब हाशिम का भतीजा साजिद बैठा हुआ था। इमरान ने कार आगे बढ़ाई। एक चौराहे पर उसे फिर रुकना पड़ा। पिछली कार बदस्तूर मौजूद थी। इस बार इमरान ने जैसे ही मुड़कर देखा, साजिद ने हाथ हिलाकर उसे कुछ इशारा किया। सिग्नल मिलते ही फिर इमरान की कार चल पड़ी। इस बार वह ज़्यादा जल्दी में नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद उसने कार फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। सामने एक रेस्तरा था। इमरान उसके दरवाजे के करीब खड़ा होकर नवाब साजिद को कार से उतरते देखता रहा। फिर तीर की तरह इमरान की तरफ आया। आप सुनते ही नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। चीखते चीखते हलक में खराशें पड़ गईं। मालूम होता है कि आपने देसी कुत्तों की बुरी हालत पर संजीदगी से गौर किया है। चलिए अंदर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू सिर्फ देसी कुत्तों पर होगी, इमरान ने रेस्तरा में दाखिल होते हुए कहा। वे दोनों एक खाली कैबिन में बैठ गए। इमरान ने बहरे को बुलाकर चाय के लिए कहा। मैंने छुपकर आप दोनों की गुफ्तगू सुनी थी, साजिद बोला। मैं जानता हूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। तो आप वाकई सीआईडी के आदमी हैं? इमरान जेब से अपना मुलाकाती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। अगर वह वाकई नवाब हाशिम है तो आपको बहुत बड़ी जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। क्या सिर्फ शक्ल मिलने की वजह से? यह तो कोई बात नहीं हुई, साजिद ने कहा। 10 बरस पहले जब नवाब हाशिम की लाश मिली थी तो कोठी में कौन कौन था? मरने वाला सिर्फ कुछ नौकरों के साथ रहता था। आप कहाँ थे? मैं उस वक्त पढ़ रहा था और मैसूर कॉलेज के एक हॉस्टल में रहता था। देखभाल कौन करता था आपकी? चाचा जान मरहूम। आह, मुझे उनसे बेहद मोहब्बत थी और जब मैंने उस आदमी में उनकी झलक पाई तो मेरा दिल पसीज गया। अगर वह यह कहना छोड़ दे कि वह नवाब हाशिम है तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी देखभाल करता रहूँगा। क्या आप बता सकेंगे कि नवाब हाशिम का कत्ल क्यों हुआ था? मैं उसे कत्ल मारने के लिए आज भी तैयार नहीं, साजिद को झुंझलाता हुआ बोला। वह 100% खुदकुशी थी। आखिर क्यों? हालात मिस्टर इमरान, बंदूक करीबी पाई गई थी और चेहरे पर बारूद की खुरंड मिली थी। कत्ल का मामला होता तो ये बातें ना होती। कातिल ज़रा फासले से भी निशाना ले सकता था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बंदूक का मुंह चेहरे के करीब रखकर पैर के अंगूठे से टिकर दबा दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान संजीदगी से बोला। आपने मामला बिल्कुल साफ़ कर दिया, लेकिन अब खुदकुशी की वजह तलाश करनी पड़ेगी। इतने में चाय आ गई और इमरान को खामोश होना पड़ा। जब वेटर चला गया तो उसने कहा कि आप खुदकुशी की वजह पर रोशनी डाल सकेंगे? ओह, वह शायद कुछ इश्क विश्क का सिलसिला था, नवाब साजिद झेपे हुए से अंदाज में बोला। खूब, इमरान को सोचने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, क्या उनकी महबूबा का पता मिल सकेगा? मुझे नहीं पता। जिस रात यह हादसा हुआ था आप कहाँ थे? हॉस्टल में। अच्छा, अब अगर यह साबित हो गया कि नवाब हाशिम यही साहब है तो आप क्या करेंगे? मैं पागल हो जाऊँगा, नवाब साजिद झल्ला कर बोला। बहुत ठीक है, इमरान ने संजीदगी से गर्दन हिलाई। वह उस वक्त परले सिरे का मूर्ख मालूम हो रहा था। जी, साजिद और ज़्यादा झल्ला गया। मैंने अर्ज़ किया कि अब आप पागल होकर पागल खाने तशरीफ़ ले जाइए और 10 साल बाद फिर वापस आइए। उस वक्त तक नवाब हाशिम का इंतकाल हो चुका होगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नवाब साजिद भन्ना कर खड़ा हो गया। जी नहीं, बल्कि आप दोनों चचा भतीजे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर आपने चचा का हवाला दिया। बैठिए जनाब, इमरान ने आहिस्ता से कहा। अब ये बताइए कि असल वाक़या क्या है? मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अच्छा खैर, जाने दीजिए। अब हम कुत्तों के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे। साजिद बैठ गया, लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वह किसी मानसिक उलझन में फंसा है। मैं उस कुत्ते रेकी के बारे में पूछना चाहूँगा। ये उसी आदमी का है, नवाब साजिद ने कहा। भला किस नस्ल का होगा? दोगला ईगल है, बेहद सुस्त और कामचोर कुत्ता है। अगर यह असील होता तो क्या कहना था। वाह वाह। क्या पहले भी कभी नवाब हाशिम ने कुत्ते पाले थे? नहीं, उन्हें कुत्तों से हमेशा नफरत रही है। आप उसे हमें हवेली से निकाल क्यों नहीं देते? साजिद कुछ न बोला। इमरान उसे टटोलने वाली नज़रों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, आप जानते हैं मैं क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वह मुझे बड़ा ख़तरनाक आदमी मालूम होता है। वह यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरे महकमे के सुपरिटेंडेंट से मिला था और उसने उसे अपने कागजात दिखाए थे। कैसे कागजात? 2 साल तक वह इत्हादियों के साथ नाजियों से लड़ता रहा था। वह यानी नवाब हाशिम वल्द नवाब कासिम ओहदा मेजर का था। भला इन कागजात को कौन छुटला सकता है? आज वह इंटरनेशनल हैसियत रखते हैं। या खुदा, साजिद हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर पागलों के अंदाज में जल्दी जल्दी बोलने लगा। नामुमकिन, गलत है, बकवास है। वह कोई फ्रॉड है। मैं उसे आज ही धक्के दिलवाकर हवेली से निकलवा दूंगा। मगर इससे क्या होगा? उसका दावा तो बदस्तूर जगह बाकी रहेगा। फिर बताइए मैं क्या करूं? साजिद बेबसी से बोला।
मैंने उसे हवेली में ठहरने की इजाज़त देकर सख्त गलती की। अगर ये गलती ना करते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता? फिर मैं क्या करूं? पता लगाइए कि नवाब हाशिम का कत्ल किन हालात में हुआ था। मैं पहले कह चुका हूं कि वे किसी औरत का चक्कर था। कौन थी, कहाँ थी, मैं तफसील नहीं जानता। चचा जान ने शादी नहीं की थी, अलबत्ता बहुत सी औरतों से उनकी दोस्ती थी। उस ज़माने में किसी का बड़ा नाम था जो आलमगिरी सराय में कहीं रहती थी। चचा जान उसके सिलसिले में किसी से झगड़ा भी कर बैठे थे। बहरहाल ये उड़ती उड़ती खबर थी, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वह हकीकत ही थी। आलमगिरी सराय, इमरान को सोचता हुआ बड़बड़ाया। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात पर तो कोई सुराग नहीं मिल सकता। देखिए एक बात और है, साजिद ने कहा, मगर आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या ये कोई पर्दार चीज़ है? इमरान ने पूछा। क्या चीज़? साजिद उसे हैरत से देखने लगा। यही मजाक? नहीं तो, साजिद के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया। भला फिर कैसे उड़ेगा? इमरान सिर झुकाकर दुखी अंदाज में बड़बड़ाया। फिर सर उठाकर आहिस्ता से बोला, आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेतकल्लुफ़ होकर कहिए, हमें लोगों का मजाक उड़ाने की तनख्वाह नहीं मिलती। देखिए बात ज़रा बेतुकी सी है, इसलिए, लेकिन सोचता हूँ कि कहीं वह हकीकत ही ना हो। अगर हकीकत ना हो तब भी सुनने के लिए तैयार हूँ, इमरान उकताकर बोला। मैं आलमगिरी सराय की एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसकी शक्ल चाचा मरहूम से काफ़ी मिलती जुलती है। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है कि वह चचा जान की कोई नाजायज़ औलाद हो। क्या उम्र होगी? 20 से ज़्यादा नहीं। तो वह उस ज़माने में 10 साल की रही होगी, मगर किसी ऐसी औरत के लिए जिसकी 10 साल की लड़की भी हो, कत्ल वगैरह नहीं हो सकते। क्या ख्याल है आपका? मैं कब कहता हूँ कि उसी औरत के लिए उनका कत्ल किया गया होगा, साजिद ने कहा। हो सकता है कि वह कोई दूसरी औरत हो, और मैं उसके बारे में भी भरोसे से नहीं कह सकता। देखिए ये मेरा ज़ाती ख्याल था, वरना शक्ल मिलने से वह चचा जान की औलाद साबित नहीं हो जाती। तो आपको तो उस लड़की से ख़ास तौर पर बड़ी दिलचस्पी होगी, बस उसी हद तक कि उसे देखने को दिल चाहता है। लेकिन ना तो मैंने आज तक उससे गुफ्तगू की और ना वो मुझे जानती है। लेकिन मैं आपको उसके घर का पता बता सकता हूँ। बहरहाल इमरान मुस्कुराकर बोला, आप उसका पीछा करते रहते हैं? मैं क्या बताऊँ जनाब, उसे देखकर दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंचता है। अगर वाकई दिल खिंचता है तो मुझे उसका पता ज़रूर बताइए। आलमगिरी सराय में अधूरे मीनार के करीब पीले रंग का एक छोटा सा मकान है। इमरान ने चाय की प्याली रख दी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि कुछ देर पहले मूडी ने भी यही बताया था कि शहजादी आलमगिरी सराय में रहती थी। आपको यकीन है कि वह लड़की इसी मकान में रहती है? उसने साजिद से पूछा। ओ, मैंने सैकड़ों बार उसे वहाँ जाते हुए देखा है, साजिद बोला। अच्छा मिस्टर, मैं कोशिश करूँगा कि इमरान जुमला अधूरा ही छोड़कर उठ गया। इस बीच उसने चाय का बिल अदा कर दिया था। अगर कभी मैं आपसे मिलना चाहूँ तो कहाँ मिल सकता हूँ? साजिद ने पूछा। मेरे कार्ड पर मेरा पता और टेलीफोन मौजूद है, इमरान ने कहा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। लेकिन वह अपनी कार की बजाय केमिस्ट की दुकान की तरफ गया। वहाँ उसने कालरा मिक्सचर्स की एक बोतल खरीदी। शायद उसका केमिस्ट परिचित ही नहीं था, बल्कि उसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि इमरान ने उससे इंजेक्शन लगाने की सिरिंज उधार मांगी तो उसने इनकार नहीं किया। फिर उसने किसी दवा के एक एम्प्यूल भी खरीदे। थोड़ी देर बाद इमरान की कार आलमगिरी सराय की तरफ जा रही थी। अधूरे मीनार के करीब पहुंचकर इमरान रुक गया। यहाँ चारों तरफ ज़्यादातर खंडहर नजर आ रहे थे, लिहाजा एक छोटे से पीले रंग के मकान की तलाश में परेशानी नहीं हुई। आसपास के जो हिस्से जर्जर हो गए थे, बेकार पड़े थे, और जिनकी दीवारें और छतें कायम थीं, उनमें लोग रहते थे। इमरान पीले मकान के सामने रुक गया। कार उसने वहाँ से काफ़ी दूरी पर छोड़ दी थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उसे थोड़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। दरवाज़ा खुला और उसे एक हसीन सा चेहरा दिखाई दिया। ये एक नौजवान लड़की थी जिसकी आंखों से न सिर्फ खौफ झांक रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देर पहले रोती रही हो। मैं डॉक्टर हूँ, इमरान ने आहिस्ता से कहा। हैजे का टीका लगाऊंगा। लड़की पूरा दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। आप म्यूनसिपलिटी के डॉक्टर हैं? उसने पूछा, लेकिन इमरान उसके लहजे में हल्की सी लहर महसूस किए बगैर न रह सका। जी हाँ, आप ठीक समझे, इमरान बोला। वह कुछ देर पहले उस आदमी को देख चुका था जो नवाब हाशिम होने का दावा करता था, और वह सोच रहा था कि वास्तव में दोनों की शक्लें मिलती हैं। मैं समझ नहीं सकी, लड़की ने आहिस्ता से कहा। मैं 20 साल से इस मकान में हूँ, लेकिन मैंने बचपन से लेकर शायद ही कभी किसी सरकारी डॉक्टर के आने के बारे में सुना हो। आना तो चाहिए डॉक्टरों को, इमरान मुस्कुरा कर बोला। अब अगर कोई ना आए तो ये उसका अपना नज़रिया। मैं दरअसल हाल ही में यहाँ आया हूँ। क्या आप थोड़ी देर तशरीफ़ रखेंगे? लड़की बोली। क्यों? बात यह है कि मैं अपने अज़ीज़ के भी टीका लगवाना चाहती हूँ। ओह, आप फ़िक्र ना कीजिए, मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर यहाँ सबके टीके लगा दूँगा। नहीं, अगर आज ही लगा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वे बड़े वहमी आदमी हैं। आजकल हैजे की बीमारी फैल रही है, बहुत परेशान रहते हैं। तो आप मुझे उनका पता बता दीजिए। यहीं लाती हूँ, लड़की ने कहा और तेज़ी से एक गली में घुस गई। इमरान मूर्खों की तरह खड़ा रह गया।
5 मिनट गुजर गए लेकिन लड़की ना आई। इमरान ने फिर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसे उम्मीद थी कि घर के अंदर लड़की के अलावा भी कोई और होगा, लेकिन बार बार दस्तक देने के बावजूद कोई नतीजा बरामद ना हुआ। 5 मिनट और गुजर गए। अब इमरान को सोचना पड़ा कि कहीं लड़की चकमा देकर तो नहीं निकल गई। मूडी के बताए हुए हुलिये पर वह 100% पूरी उतरी थी। इमरान ने सोचा कि अगर वाकई वह चकमा दे गई है तो उससे ज़्यादा शातिर लड़की शायद ही कोई हो। अचानक उसे भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दी जो रफ्ता रफ्ता करीब आ रही थीं। फिर गली में 3 बावर्दी पुलिस वाले नमदार हुए, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। लड़की उनके साथ थी। वे करीब आ गए और लड़की ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, ज़रा इनसे पूछिए ये कहाँ से आए। सब इंस्पेक्टर ने इमरान को तेज़ नज़रों से देखा। शायद उसे पहचानता नहीं था। आप कहाँ के डॉक्टर हैं? उसने इमरान से पूछा। डॉक्टर? इमरान ने हैरत से कहा। कौन कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ? देखा आपने? लड़की ने सब इंस्पेक्टर को संबोधित किया। उसके लहजे में खुशी की कपकपाहट थी। तो आपने खुद को डॉक्टर क्यों जाहिर किया था? सब इंस्पेक्टर गर्म हो गया। कभी नहीं, इमरान लड़की की तरफ इशारा करके बोला। मैंने तो इनसे सदरुद्दीन अल्लाह वाले का पता पूछा था। इन्होंने कहा कि ठहरिए मैं बुलाए लाती हूँ, मगर आप मियाँ सदरुद्दीन अल्लाह वाले तो नहीं मालूम होते। ये झूठ है, सरासर झूठ है। लड़की झल्लाकर चीख उठी। अरे तौबा है। इमरान अपना मुंह पीटने लगा। आप मुझे झूठा कहती हैं? नहीं मिस्टर, इससे काम नहीं चलेगा, सब इंस्पेक्टर भवे चढ़ाकर बोला। तो फिर जिस तरह आप कहिए काम चलाया जाए। इमरान ने बेबसी जाहिर करने के लिए अपने सिर को हल्का सा हिलाया। आपको मेरे साथ थाने तक चलना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर पूरी तरह गुस्से में भर गया था। ज़रा 1 मिनट के लिए इधर आइए, इमरान ने कहा। फिर वे उसे गली के सिरे तक लाया जहाँ से लड़की और कांस्टेबल काफ़ी फासले पर थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे। इमरान ने जेब से अपना कार्ड निकालकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। कार्ड पर नज़र पड़ते ही पहले तो उसने इमरान को आगे फाड़ कर देखा, फिर एकदम 3 कदम पीछे हटकर उसे सैल्यूट किया। लड़की और दोनों कांस्टेबलों ने उसकी इस हरकत को बड़ी हैरत से देखा। उधर सब इंस्पेक्टर हकला रहा था। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचानता नहीं था, मगर हुजूर ये लड़की बहुत परेशान है। क्यों? कहती है कि किसी ने घर से उसके 25,000 रुपये उड़ा लिए, और ये भी कहती है कि कुछ अजनबी आदमी अरसे से उसका पीछा करते रहें। घर में और कौन है? कोई नहीं, अकेली रहती है। 1 माह पहले उसके बाप का इंतकाल हो गया। आपने पूछा नहीं कि रुपए कहाँ से आए थे? देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि घर में नकद 25,000 रखने की बिसात हो। जी हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन लड़की शरीफ लगती है। शरीफ लगती है? इमरान ने हैरत से दोहराया। फिर ज़रा तल्ख लहजे में बोला, मेहरबानी करके मकमे को बनिए की दुकान न बनाइए। शराफत वगैरह वहाँ देखी जाती है जहाँ उधार का लेन देन होता है। बस अब तशरीफ़ ले जाइए, मगर नहीं, ठहरिए। जी, क्या आपने बाकायदा तौर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है? सब इंस्पेक्टर बगलें झाँकने लगा। जी, बात दरअसल ये है कि लड़की हसीन भी और जवान भी। इमरान ने वाक्य पूरा किया। जब रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो उसके साथ भागे आने की क्या ज़रूरत थी? जी दरअसल। चले जाओ, इमरान ने गरज कर कहा। सब इंस्पेक्टर थूक निकल कर रह गया। इमरान की गरज लड़की और कांस्टेबलों ने भी सुनी थी। सब इंस्पेक्टर चुपचाप गली में दाखिल हो गया। कांस्टेबलों ने देखा तो वे भी खिसक गए। लड़की जहाँ थी वहीं खड़ी रही। इमरान उसके करीब पहुँचा। तुम्हारा नाम दुर्दाना है? जी हाँ। तुमने मिस्टर वॉल्टर मूडी के हाथ कोई सिंगारदान बेचा था? जी हाँ, लड़की ने कहा। उसके अंदाज में ज़र्रा बराबर हिचकिचाहट नहीं थी। वह तुम्हारा ही था? मैं आखिर ये सब क्यों बताऊं? इसलिए कि इंटेलिजेंस का एक अफसर तुमसे सवाल कर रहा है। लड़की चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर बोली, जी हाँ, वह मेरा ही था। वालिदा को विरसे में मिला था। कुछ अजीब से लोग उसे मेरे पास से निकाल ले जाना चाहते थे, इसलिए मैंने मिस्टर मूडी के हाथ उसे भेज दिया। 25,000 में? जी हाँ, और फिर मैंने वह 25,000 भी खो दिए। लड़की के लहजे में बड़ा दर्द था। किस तरह? चोर ले गए। मेरा ख्याल है कि वही लोग होंगे जो काफ़ी दिनों तक इस सिंगारदान के चक्कर में रहे। उन्होंने मिस्टर मूडी का भी पीछा किया था, मगर वहाँ दाल नहीं गली। अब अच्छी तरह गल गई है, इमरान सिर हिलाकर बोला। मैं समझी नहीं। हवालात ऐसी जगह हैं जहाँ खटमल और मच्छर सबको समझा देते हैं, लेकिन हवालात से मुझे क्या गरज? देखो लड़की, बनने से काम नहीं चलेगा। चुपचाप अपने साथियों के पता बता दो। तुम्हें तो खैर ये कहकर भी बचाया जा सकता है कि तुम सिर्फ एक जरिया थी, मामले की अहमियत से वाकिफ़ नहीं थी। मैं कुछ समझी नहीं जनाब। तुमने जिस सिंगारदान के 25,000 वसूल किए वो 150 में भी महंगा है। आपको धोखा हुआ होगा, लड़की ने मुस्करा कर कहा। उसमें हज़ारों रुपए के जवाहरात जड़े हुए हैं। नकल, इमिटेशन, नामुमकिन, मैं नहीं मान सकती। इमरान कुछ पल उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, नवाब हाशिम को जानती हो? नहीं। नवाब साजिद को? आखिर आप चाहते क्या हैं? भला नवाबों को क्यों जानने लगी? क्या आप मुझे आवारा समझते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम उस सिंगारदान के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आखिर आपको ये शक कैसे हुआ कि वे जवाहरात नकली हैं?
बेकार बातों में ना उलझो, साथियों के नाम बता दो। मेरे खुदा, लड़की दोनों हाथों से सिर पकड़कर दीवार का सहारा लेती हुई बोली। किस मुसीबत में फंस गई? मैं सच कहता हूँ, वह कम से कम तुम्हारे लिए मुसीबत ना होगी। हाँ शाबाश, बता दो साथियों के नाम। खुदा की कसम, मेरा कोई साथी नहीं, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। अच्छा लड़की, इमरान लंबी सांस लेकर बोला, तुम किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हो? मैं नहीं जानती, बहरहाल मुझसे यही यही कहा गया था, है ना? शाबाश, इमरान जल्दी से बोला। किसने कहा था? मेरे एक हमदर्द ने। आहा, मेरा मतलब है कि मैं उसी हमदर्द का पता चाहता हूँ। पता मुझे नहीं मालूम। लड़की, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। खुदा की कसम, उनका पता नहीं जानती। वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद वे वालिद साहब के गहरे दोस्तों में से हैं, और तुम उनका पता नहीं जानती। ताज्जुब है? नहीं, ताज्जुब न कीजिए। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मुझे पता चला कि वे उनके दोस्त थे। वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1 महीना पहले की बात है। मैं यहाँ थी भी नहीं, एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। वालिद साहब उसी दौरान सख्त बीमार पड़ गए। हो सकता है उन्होंने खुद ही अपने दोस्त को तीमारदारी के लिए बुलाया। बहरहाल जब मैं वापस आई तो वे 2 दिन पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और फिर मैंने उनकी कब्र देखी। पड़ोसियों ने बताया कि उनका कफन दफन बड़ी शान से हुआ था। सिंगारदान से मैं पहले भी वाकिफ़ थी और उसे बहुत ज़्यादा कीमती समझती थी, क्योंकि वालिद साहब की ज़िंदगी में ही कुछ लोगों ने उसे हासिल करने की कोशिश की थी। तुम्हारे वालिद के दोस्त ने तुम्हें क्या मशवरा दिया था? यही कि मैं सिंगारदान को किसी महफूज जगह पर पहुंचा दूं। मैंने कहा आप ही अपने पास रख लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। हाँ, अगर कोई गैर मुल्की यानी अंग्रेज़ या अमरीकी तुम्हारी मदद कर सके तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने मूडी साहब को दिखाया, जो अक्सर इधर से गुजरते रहते हैं। मूडी इधर से गुजरता रहता है? जी हाँ, अक्सर, मैंने कई बार देखा है। हाँ, तो एक शाम वाले साहब के दोस्त भी यहाँ मौजूद थे। इत्तेफाक से मूडी साहब की कार इधर से गुजरी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिंगारदान को साथ लेकर उनकी कार में बैठ जाऊँ। कार की रफ्तार धीमी थी, मैं बैठ गई, और जो कुछ मुझे करना था वह उन्होंने पहले ही समझा दिया था। क्या समझा दिया था? यही कि मैं शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, और वह सब कुछ जो आपको मूडी साहब से मालूम हुआ। मैं कहाँ तक बताऊँ, मेरा सिर चकरा रहा है। तो तुम शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती? मुझे इल्म नहीं है कि मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं बताया। वे एक बहुत बड़े आलिम थे। हमारे यहाँ किताबों के ढेर आपको मिलेंगे। अच्छा, वे करते क्या थे? तस्वीरों के ब्लॉग बनाया करते थे। इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। लेकिन जब वे 4 साल गायब रहने के बाद वापस आए तो पिछले 6 साल से कुछ भी नहीं करते थे। मैं समझा नहीं। आप बड़ी देर से खड़े हैं, अंदर तशरीफ ले चलिए। लड़की ने कहा, अगर वाकई सिंगारदान के जवाहरात नकली हैं तब तो मुझे खुदकुशी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मूडी साहब के रुपए भी चोरी हो गए। वे दोनों अंदर आए। जिस कमरे में लड़की उसे लाई उसमें चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियां रखी हुई थी। ये एक लंबी दास्तान है जनाब। लड़की ने बात शुरू की ही थी कि किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी। ज़रा 1 मिनट ठहरिएगा, लड़की ने कहा, और उठकर चली गई। इमरान गहरी निगाहों से कमरे का जायज़ा लेने लगा। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वह अनायास चौंक पड़ा। वह मूडी की आवाज़ थी, और फिर दूसरे ही लम्हे वह लड़की मूडी को साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई। इमरान, मूडी दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गया। आओ आओ, इमरान मुस्कुराकर बोला। ये तुमने क्या किया? तुमने शहज़ादी साहिबा को कुछ बताया तो नहीं? शट अप, इधर आओ और खामोश बैठो। नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता। मुझे अपने रुपयों की परवाह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। शहज़ादी साहिबा ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। शहज़ादी के बच्चे, अगर बकवास करोगे तो तुम्हें भी बंद करा दूंगा, इमरान ने कहा, और वह यकायक नाक सिकोड़ कर रह गया। कहीं कपड़े चल रहे हैं क्या? उसने लड़की की तरफ देख कर कहा। मैं भी कुछ इसी किस्म की बू महसूस कर रही हूँ। मूडी ने फिर बकवास शुरू कर दी। इमरान उस तरफ ध्यान दिए बगैर कुछ सोच रहा था। अचानक हवा के झोंके के साथ धुएं का एक बड़ा सा गोला कमरे में घुस आया। तीनों बौखला कर खड़े हो गए। इमरान खिड़की की तरफ झपटा। एक कमरे से धुएं के बादल उमड़ रहे थे। आग! लड़की बेतहाशा चीखी और फिर बाहर निकलकर उस कमरे की तरफ दौड़ी। इमरान और मूडी हाँ हाँ करते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह कमरे में पहुंच चुकी थी। वे दोनों भी बेतहाशा अंदर घुसे। कमरे के बीचों बीच कपड़ों और कागजात का एक बहुत बड़ा ढेर जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके उनमें जानबूझकर आग लगाई गई हो। लड़की इस तरह सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ी थी जैसे प्राचीन अग्नि पूजा गृह की कोई पुजारिन हो। उसकी आंखें फैली हुई थी और होंठ कांप रहे थे। यकायक वह चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। इमरान कमरे में टहल रहा था और कैप्टन फैयाज़ उसे इस तरह घूर रहा था जैसे कच्चे ही चबा जाएगा। देखो फैयाज़, इमरान टहलते टहलते रुक कर बोला, यह केस बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। नवाब हाशिम की मौत चाहे कत्ल से हुई हो या खुदकुशी से, दोनों ही सूरतें हंसाने वाली हैं। आखिर कातिल ने चेहरे पर क्यों फायर किया?
उसके लिए तो सीना या माथा ही ज़्यादा सही होता है, मौत फ़ौरन हो जाती है। मैंने फाइल को अच्छी तरह पढ़ा है। मरने वाले के चेहरे के अलावा जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर खराश तक नहीं मिली थी। और लाश कहाँ थी? बिस्तर पर। मरने वाला चित्त पड़ा हुआ था। फयाज, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले का ही था? मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं। अभी तुम एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे थे जिसने मूडी के हाथ सिंगारदान बेचा था। अब नवाब हाशिम के कत्ल पर आंकू दे। तुम मेरी बात का जवाब दो। बिस्तर पर फैला हुआ खून मरने वाले का नहीं था। फयाज हंस पड़ा। फिर उसने संजीदगी से कहा, अब तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, लौंडापन छोड़ दो। फयाज साहब, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मौत उस कमरे में हुई नहीं थी। मेरा ख्याल है कि उसे किसी दूसरी जगह पर गला घोंट कर मारा गया था, फिर चेहरे पर फायर करके शक्ल बिगाड़ दी गई। मुजरिम चूंकि फायर ही को मौत की वजह करार देना चाहता था, इसलिए उसने लाश को बिस्तर पर डाल दिया और बिस्तर को किसी चीज़ के खून से तर कर देने के बाद अपनी राह ली। अगर ये बात नहीं तो फिर तुम ही बताओ कि कमरे में किसी किस्म की हाथापाई के आसार क्यों नहीं पाए गए थे? हाथापाई? कमाल करते हो। अरे बरखुरदार, उस पर सोते में गोली चलाई गई थी। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि आज से 10 साल पहले तुम्हारा महकमा किसी यतीम खाने का दफ्तर था। क्यों? इसलिए कप्तान साहब कि फ़ाइल में लगी हुई रिपोर्ट अधूरी है। क्यों अधूरी क्यों है? यार, शायद तुम भी किसी यतीम खाने के मुतवली या मैनेजर हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कुर्सी पर तुम्हारा चपरासी तुमसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ बकोगे भी? फैयाज झल्ला गया। ये तुम भी मानते हो कि फायर बहुत करीब से किया गया था, यानी बहुत मुमकिन है कि नाल से चेहरे का फासला एक बालिश से भी कम रहा हो। घिसी हुई बात है। अच्छा, तो फयाज साहब, बिस्तर में कोई छर्रा क्यों नहीं लगा था, या बिस्तर पर भी बारूद के निशान क्यों नहीं मिले? ज़रूर मिले होंगे, मगर मेरे सरकार, रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। ये वाक्य सिर्फ 10 साल पहले का है, 100 बरस पहले का नहीं, जिसे तुम आदमी की कम इल्मी साबित करके टाल जाओ। मेरा दावा है कि तफ्तीश करने वाले को चेहरे के आसपास बारूद के निशान मिले ही ना होंगे, वरना वह ज़रूर जिक्र करता। लाओ, मुझे वह फाइल दो जिसमें खून की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी गई थी कि खून के टाइप का पता लगाया जाता। वह मरने वाले का ही खून था। हम सब इस पर एक राय थे। जब लोगों की हिम्मत जवाब देने लगती है तो वे इसी तरह एक हो जाते हैं। तुम लोग हमेशा पेचीदगियों से घबराते हो। पेचीदा मामलों को भी इस तरह खींच तान कर सीधा कर लेते हो कि अक्ल दंग रह जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कह रही थी कि मौत अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने की वजह से हुई है, और तुम लोग फायर की लकीर पीटते हो। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है, फैयाज सिर हिलाकर बोला। वह सो रहा था कि अचानक कान के करीब एक धमाका हुआ और उसका हार्ट फेल हो गया। यही वजह थी कि उसे तड़पने की भी मोहलत नहीं मिली, इसलिए बिस्तर पर भी शिकन नहीं थी। वह जैसे ही लेटा हुआ था वैसे ही ठंडा हो गया। मेरा ऐतराज़ अब भी बाकी है। आखिर बिस्तर पर छर्रे क्यों नहीं लगे? क्या हो गए? क्या उस वक्त बंदूक का भी हार्ट फेल हो गया था? जहन्नुम में जाओ, फैयाज उकताए हुए इस अंदाज में बोला। केस तुम्हारे पास है, जाकर झक मारो। मगर हाँ, तुम उस लड़की का जिक्र कर रहे थे, वह केस वाकई दिलचस्प लगता है। अच्छा, फिर जब वह बेहोश हो गई तो तुमने क्या किया? सब्र किया और काफ़ी देर तक सिर पीटता रहा। इमरान जेब में हाथ डालकर चिंगम का पैकेट तलाश करने लगा। आग कैसे लगी थी? यकीनन दिया सलाई या सिगरेट लाइटर से ही लगी होगी। तुम अजीब आदमी हो, फैयाज ने झल्ला कर कहा। इमरान कुछ नहीं बोला। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, लड़की मेरे लिए एक नई उलझन पैदा कर रही है। ओह, तो क्या तुम समझते हो कि वो वाकई मासूम है? अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी पूरा मामला भी नहीं मालूम हो सका, और लड़की अस्पताल में। मैं इस वक्त वहीं जा रहा हूँ। मूडी ने सेंट्रल अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में एक कमरा हासिल कर लिया था। लड़की वहीं थी और पिछली रात मूडी भी वहीं रहा था, और उसके ख्वाब बदस्तूर उस पर पूरे हो रहे थे। लड़की ने उसे यकीन दिलाना चाहा था कि उसने सिंगारदान के जवाहरात को असली समझकर उसके हाथ बेचा था, लेकिन मूडी ने उसे यह कहकर गुफ्तगू करने से रोक दिया था कि ज़्यादा बोलने से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। इस समय भी वह उसके पलंग के करीब अदब से बैठा फर्श की तरफ देख रहा था। मूडी साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लड़की ने कहा। मैं आसमानों का शुक्रगुजार हूँ, इन ऊंचे पहाड़ों और हज़ारों साल से बहने वाले दरियाओं का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने शहंशाहों की बड़ाई और शान देखी है। शहज़ादी साहिबा, सेहत मुबारक हो। मेरा मजाक न उड़ाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर वे जवाहरात नकली हैं तो जिस तरह भी मुमकिन होगा मैं आपके रुपए वापस करने की कोशिश करूँगी। मैं वालिद साहब की लाइब्रेरी बेच दूँगी। मैं 25,000 की कीमत की ज़रूर होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार एक साहब ने एक कलम से लिखा नुस्खा 2,500 में ख़रीदने की पेशकश की थी, लेकिन वालिद साहब ने इनकार कर दिया था। मेहरबानी करके आप मुझे शहज़ादी साहिबा ना कहा करें। मैं शहज़ादी नहीं हूँ। आपको बता चुकी हूँ कि मैंने एक शख्स के कहने पर खुद को शाही ख़ानदान का बताया था। आप शहज़ादी हैं, मेरे भरोसे का खून न कीजिए। यही कहती रहिए कि आप शहज़ादी हैं। मुझे हुक्म दीजिए कि मैं ऐसे लाखों 25,000 रुपये आपके कदमों में डाल दूँ।
मुझे अपने सैकड़ों साल पुराने उन पुरखों के गुलामों में से एक समझिए, जिन्होंने उनके लिए अपना खून बहाया था। लड़की हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। मूडी के लहजे में बड़ा प्रेम और अपनाव था। क्या इमरान साहब आपके दोस्त हैं? जी हाँ, वह मेरा दोस्त है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके गिर्द रुपए की दीवार खड़ी कर दूंगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसी सूरत में पुलिस आपका कुछ ना कर सकेगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दूसरे ही पल इमरान कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त भी उसके चेहरे पर मूर्खता बरस रही थी और अंदाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी गलत जगह पर आ गया और माफ़ी मांगकर उल्टे पांव वापस चला जाएगा। क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? जी हाँ, मैं अच्छी हूँ। अब तुम कोई उलझन पैदा करने वाली बात नहीं करोगे, समझे? मूडी ने इमरान से कहा। समझ गया। इमरान ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाई और लड़की से बोला, ज़रा अपने वालिद के दोस्त का हुलिया तो बताइए। हुलिया? सिवा इसके और कुछ नहीं बता सकती कि उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी है और काले शीशों की ऐनक इस्तेमाल करते हैं। शायद आँख में कुछ तकलीफ थी। इमरान ने अपने कंधे उचकाए, लेकिन उसके अंदाज से यह पता नहीं चला कि लड़की के शब्दों का उस पर क्या असर पड़ा है। उसने दूसरे ही लम्हे पूछा, जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो अब कहाँ थी? मैं यहाँ नहीं थी। वापसी पर मुझे एक खबर मिली तो मुझे अपना होश न था। कफन तफन उसी आदमी ने किया था जो अब तक खुद को उनका दोस्त बताता रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आपके पड़ोसियों ने इस सिलसिले में आपको कोई अजीब बात नहीं बताई? अजीब बात? मैं आपका मतलब नहीं समझी। गुस्ल कहाँ दिया गुस्ल कहाँ दिया गया था मैयत को? ओह हाँ, वाले साहब के कुछ दोस्त जनाजा घर से ले गए थे और शायद किसी दोस्ती के यहाँ गुस्ल और दफन का इंतज़ाम हुआ था। बहरहाल कोई पड़ोसी मरने वाली की शक्ल भी नहीं देख सका था। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? लड़की संभल कर बैठ गई। गुफ्तगू उर्दू में हो रही थी। मूडी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इमरान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। अच्छा हाँ, इमरान ने लड़की के सवाल का जवाब दिए बगैर पूछा, आपने 10 साल पहले के एक वाक़ये का जिक्र किया था। वालिद साहब की गुमशुदगी का? लड़की ने अंग्रेज़ी में कहा। शायद वो मूडी को भी अपने हालात से परिचित कर देना चाहती थी। इमरान ने इस बात पर सिर हिलाया। लड़की कुछ देर खामोश रहकर बोली, डैडी बड़े रहस्यमय आदमी थे। मैं आज तक ये ना समझ सकी कि वह कौन थे और क्या थे। जब मैं 10 साल की थी तो वे अचानक गायब हो गए। मैं अकेली रह गई। माँ का उसी वक्त इंतकाल हो गया था जब मैं पैदा हुई थी। आप खुद सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वालिद साहब का कोई अजीज़ भी है या नहीं। मैं उसी से कुछ पूछती। उन्होंने कभी अपने किसी अजीज़ का जिक्र नहीं किया था। बहरहाल बड़ी परेशानी थी। पड़ोस में ईसाइयों का एक गरीब खानदान आबाद था। उसने मेरी बहुत मदद की। मुझे एक मिशन स्कूल में दाखिल कर दिया और हर तरह मेरी देखभाल करता रहा। मैं मिसेज़ हार्डी को कभी नहीं भूलूंगी। वह अजीम औरत जिसने मेरी परवरिश माँ की तरह की, मेरे खर्चे भी उठाए और मुझे कभी इस बात पर मजबूर नहीं किया कि मैं ईसाई मजहब अख्तियार कर लूँ। वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, 4 साल तक वालिद साहब की कोई खबर न मिली। फिर अचानक एक दिन वे आ गए। हफ्तों रोते रहे, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया कि वे इतने दिनों तक कहाँ रहे। इतना ज़रूर कहा कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे। वे फिर कहीं नहीं गए? इमरान ने पूछा। नहीं, फिर वे घर से बाहर भी कभी कभार ही निकलते थे। गुमशुदगी से पहले वे तस्वीरों के ब्लॉग बनाने का काम करते थे। वापसी पर यह काम भी छोड़ दिया था। मुझे आज तक ना मालूम हो सका कि उनकी आमदनी का ज़रिया क्या था। ज़ाहिरी तौर पर वे कोई काम नहीं करते थे, लेकिन कभी तंगदस्ती नहीं हुई। और शायद वह श्रृंगारदान भी वे अपने साथ ही लाए होंगे? इमरान ने पूछा। नहीं, मैं बचपन से ही उसे देखती आई हूँ। अच्छा, तो फिर वे रहस्यमय आदमी उसकी ताक में कब से लगे थे? वालिद साहब के इंतकाल के बाद ही से। इससे पहले किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया था। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर पूछा, पिछले 6 बरस के अरसे में उनसे कौन कौन मिलता रहा है? कोई नहीं, यहाँ तक कि पास पड़ोस वाले भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। आखिर क्यों? क्या वे बहुत चिड़चिड़े थे? हरगिज़ नहीं, बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार थे। उन्होंने कभी किसी से तेज़ लहजे में बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि लोग उन्हें सिर्फ इसलिए बुरा कहते थे कि वे मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। लेकिन उनके मरते ही इतने सारे दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? इमरान ने पूछा। मुझे खुद भी हैरत है। पड़ोसियों से मालूम हुआ कि वे 5 थे, लेकिन उनमें से एक ही आदमी अब तक मेरे सामने आया, वही जिसने सिंगारदान के बारे में मशवरा दिया था। और वह उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। नहीं, वह उसके बाद भी मिलता रहा, उस वक्त तक जब तक कि मैंने सिंगारदान बेच नहीं दिया। तुम्हारे वालिद ने कभी अपने किसी दोस्त का जिक्र भी नहीं किया? सिर्फ एक दोस्त का, वही जिसके पास मैं उनकी मौत से कुछ दिन पहले गई थी। उसका नाम और पता? इमरान जेब से डायरी निकालते हुए बोला। हकीम मोइनुद्दीन 48 फरीदाबाद दिलावरपुर। तुम उसके पास क्यों गई थी? वाले साहब ने भेजा था, लड़की ने कहा। वाले साहब काफ़ी दिन से गुर्दे के दर्द के मरीज़ थे। इस दौरान तकलीफ़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई। इलाज होता रहा, लेकिन फ़ायदा न हुआ।
आखिरकार उन्होंने मोइनुद्दीन साहब का पता बताकर कहा कि मैं उनके पास जाऊं। शायद उनके पास इस मर्ज का कोई नायाब नुस्खा था। मैं दिलावरपुर गई, लेकिन दवा तैयार नहीं थी, इसलिए वहाँ मुझे 4 दिन तक रुकना पड़ा। मैंने वालिद साहब को तार के ज़रिए खबर कर दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने भी तार से ही मुझे कहा था कि मैं दवा लिए बगैर वापस ना हूँ, चाहे 10 दिन लग जाएं। क्या वे हकीम साहब अब भी वहाँ मिल सकेंगे? इमरान ने पूछा। क्यों नहीं, यकीनन मिलेंगे, लेकिन अगर ना मिले तब? भला मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ? लड़की बेचैनी के अंदाज में अपना माथा रगड़ती हुई बोली। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बस इमरान, ख़त्म करो, मूडी हाथ उठाकर बोला। मैं मामले की तह तक पहुँच गया हूँ। क्या समझे आप? लड़की ने चौंक कर पूछा। आपके वालिद जिंदा हैं, मूडी ठहर ठहर कर बोला। बस मैं समझ गया। शराब, इमरान उसे घूर कर बोला। शायद तुम्हारा नशा उखड़ रहा है, जाओ एक आध पैग मारो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मूडी ने जमाई लेकर कहा। इमरान ने लड़की से कहा, क्या आप मुझे अपने वालिद की कोई तस्वीर दे सकेंगी? अफसोस कि नहीं। जिन चीज़ों में आग लग गई थी उनमें शायद उनके एल्बम भी थे, या मुमकिन है एल्बम ना रहे हों। मुझे तो कुछ होश नहीं, हो सकता है तलाश करने पर कोई तस्वीर मिल ही जाए। मगर ये तो बताइए कि मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तुम ज़्यादा महफूज हो, इमरान सिर हिलाकर बोला। जब तक कि मैं ना कहूँ तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैंने इंतज़ाम कर लिया है कि तुम यहाँ काफ़ी दिनों तक रह सको। आखिर क्यों? ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी बताया जाए। इमरान, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, मूडी उसे गुस्सा दिखाकर बोला। तुम शहज़ादी साहिबा की तौहीन कर रहे हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो और मेरे साथ चलो। मैं यहीं रहूँगा। शराब, खड़े हो जाओ, उठो। इमरान के साथ मूडी अपने बंगले पर वापस आ गया और आते ही इस बुरी तरह शराब पर गिरा कि खुदा की पनाह, उसने पिछली रात से एक बूंद भी नहीं पी थी। 2-3 पैक पी लेने के बाद वह इमरान की तरफ मुड़ा। तुम क्या समझते हो मुझे? मैं जानता हूँ, मैं मामले की तह तक पहुँच चुका हूँ। उसका बाप जिंदा है और वह बेहद रहस्यमय आदमी लगता है। बकवास बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरी एक थ्योरी है। इमरान खामोश हो गया। मूडी बड़बड़ाता रहा। मैं शर्लॉक होम्स हूँ। ओ मूडी, शर्लॉक होम्स के बच्चे, इमरान उसे घूरता हुआ बोला। नहीं डॉक्टर वॉटसन, तुम इन मामलों को नहीं समझ सकते। मूडी बड़बड़ाता हुआ उठकर टहलने लगा। इतने में नौकर पाइप ले आया। इमरान सोफे से टेक लगाकर सोचने लगा। मूडी पाइप सुलगाकर अपनी गर्दन अकड़ाता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। वह किसी शाही खजाने के बारे में जानती है और मेरा ख्याल है कि उसके पास नक्शा भी मौजूद है, वह बोला। इमरान वैसे ही आंखें बंद किए पड़ा रहा। मूडी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आज से 10 साल पहले यकीनन कुछ खतरनाक आदमियों ने उसका पीछा किया होगा। बस वह गायब हो गया। 4 साल बाद फिर वापस आया। 6 साल तक सुकून से रहा और उसके बाद फिर वह या कुछ दूसरे लोग उसके पीछे पड़ गए। इस बार उसने अपनी मौत का ड्रामा खेला। क्या समझे? हाँ, कुछ नहीं समझे। तुम लोग दिमाग के बजाय मैदा इस्तेमाल करते हो। और अब इस सिंगारदान की दास्तान सुनो। वह शायद उसी शाही खजाने से ताल्लुक़ रखता है। खुद उसके बाप ने दुश्मनों पर यह जाहिर करने के लिए, क्या जाहिर करने के लिए आए? क्या जाहिर करने के लिए? मूडी ने अपने माथे पर घूंसा मार दिया। कुछ देर खामोश रहा, फिर इमरान को झिझोड़ कर बोला, मैं अभी क्या कह रहा था? इमरान ने चौंक कर आंखें खोल दी। क्या है? उसने झल्लाए हुए लहजे में पूछा। मैं क्या कह रहा था? मूडी ने फिर अपने सिर पर 2-4 घूंसे जमाए। तुम? इमरान खड़ा होकर उसे कुछ देर घूरता रहा, फिर गिरेबान पकड़कर एक सोफे में ढकेलता हुआ बोला, जहन्नुम में जाओ। दूसरे ही पल वो बाहर जा चुका था। नवाब हाशिम को दोबारा सामने आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस हैरत अंगेज़ वापसी की शोहरत न सिर्फ शहर बल्कि पूरे प्रदेश में हो चुकी थी। यह अपनी तरह का एक ही हंगामा था। गुप्तचर विभाग वालों की समझ में नहीं आता था कि वे इस सिलसिले में क्या करें। फ़िलहाल उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, और वह ये कि अगर नवाब हाशिम यही शख्स है तो फिर वह आदमी कौन था जिसकी लाश 10 साल पहले नवाब हाशिम के बेडरूम से बरामद हुई थी। कैप्टन फैयाज़ इमरान को आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त देख रहा था, लेकिन इमरान ने किसी बात को उगलवा लेना आसान काम नहीं था। वह हर सवाल का जवाब ज़रूर देता था, लेकिन जवाब कुछ इस किस्म के होते थे कि सवाल करने वाला अपना सिर पीट लेने का इरादा तो करता था, मगर उसे अमली जामा पहनाकर मस्खरा नहीं कहलाना चाहता था। फैयाज़ ने लाख कोशिश की, लेकिन इमरान से कुछ मालूम न कर सका। अलबत्ता उसे ऐसे अशार सुनने पड़े जिनके पहले मिसरे अमूमन मिर्ज़ा गालिब के होते थे और दूसरे डॉक्टर इकबाल के। मिसाल के तौर पर, है दिले शोरीदा गालिब तिलिस्म पेचो ताब, वह सबा रफ्तार शाही अस्तबल की आबरू। इमरान इस तरह के जोड़ पैबंद लगाने का माहिर था। बहरहाल फैयाज़ उससे कुछ न मालूम कर सका। आज उसने नवाब हाशिम और उसके भतीजे नवाब साजिद को अपने दफ्तर में तलब किया था। दोनों आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक दूसरे के खिलाफ बेजारी के आसार थे। देखिए जनाब, फैयाज़ ने नवाब हाशिम को संबोधित किया, अब एक ही सूरत रह गई है। वह क्या? देखिए जनाब, जो भी सूरत हो,
मैं जल्द से जल्द उसका निपटारा चाहता हूँ, नवाब हाशिम ने कहा। सूरत यह है कि मैं आपको जेल भिजवा दूँ? अच्छा। नवाब हाशिम की भवें तन गई। इतने में इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाल परेशान थे और लिबास मलगजा सा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह किसी लंबे सफ़र के बाद यहाँ पहुँचा है। वह उन दोनों चचा भतीजे की तरफ देखकर मुस्करा। फैयाज़ को आंख मारकर सर खुजाने लगा। मुझे जेल भिजवाना आसान काम ना होगा मिस्टर फैयाज़। आखिर आप किस बिना पर मुझे जेल भिजवाएंगे? नवाब हाशिम ने कहा और बदस्तूर फैयाज़ की आंखों में देखता रहा। 2 वजह हैं, इनमें से जो भी आप पसंद करें, फैयाज़ ने कहा। अगर मरने वाला वाकई नवाब हाशिम था तो आप धोखेबाज हैं, और अगर नवाब हाशिम नहीं है तो आप उसके कातिल हैं। क्यों? मैं कैसे कातिल हूँ? जिस रात को आप अपनी रवानगी जाहिर करते हैं उसकी अगली सुबह को आपके बेडरूम से एक लाश बरामद हुई थी। मैं कहता हूँ आप छुप कर क्यों गए थे? शायद मुझे अब वह बात दोहरानी पड़ेगी। नवाब हाशिम ने झेपे हुए अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। दोहराइए जनाब। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। आपके मामले ने तो मेरी अक्ल ख़राब कर दी है। नवाब हाशिम चौंक कर मुड़ा। शायद उसे इमरान की मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ था। ओह आप, तो क्या आप यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? आप कुछ बताने जा रहे थे? फैयाज़ ने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जी हाँ, अब वह बात बतानी ही पड़ेगी। आज सोचता हूँ कि वह वाक़या कितना मामूली था, लेकिन उस वक्त ऐसे मुझ पर जुनून सवार था। अगर मैंने वह चोट सह ली होती और लोगों के हंसने की परवाह न की होती तो आज इस हालत को ना पहुँचता। खैर सुनिए जनाब, मगर नहीं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, बात को खामखा लंबा ना कीजिए। हम लोग बेकार आदमी नहीं हैं। फैयाज़ ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नहीं, मैं थोड़े में कहूँगा। अच्छा, साफ साफ सुनिए। मुझे एक औरत से इश्क था, वह भी मुझे चाहती थी। इसी शहर का एक दूसरा रईस भी उसके चक्कर में था। लिहाजा हम दोनों की कश्मकश ने इस वाक़ये को सारे शहर में मशहूर कर दिया। और औरत बज़ाहिर मेरी तरफ ज़्यादा झुक रही थी। ये बात भी आमतौर पर लोगों को मालूम थी। लेकिन इसी दौरान न जाने क्या हुआ कि वह कमबख्त एक तांगे वाले के साथ फरार हो गई। ज़रा सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आप पर क्या गुजरती? क्या आप ये ना चाहते कि अब जानने वालों से ना मिलूं? तो अच्छा है, शर्मिंदगी से बचने के लिए किसी को कुछ बताए बगैर यहाँ से चला जाऊँ। जिस रात मैंने यहाँ से चले जाने का प्रोग्राम बनाया था उसी शाम को बाहर से मेरा दोस्त आ गया। वह मेरा जिगरी दोस्त था, लेकिन हकीकत यह है कि उस दिन उसका आना भी बहुत भारी लगा। नवाब हाशिम ने रुक कर सिगरेट सुलगाया और 2-3 कश लेकर फिर कहा। उसे वाक़यात का इल्म नहीं था। मैंने इरादा कर लिया कि इससे पहले कि उसे कुछ मालूम है मैं यहाँ से चला जाऊँ। चुनाचे मैंने यही किया। उसे सोता छोड़कर मैं यहाँ से चला गया। तो फिर वह लाश आपके दोस्त की थी? फैयाज़ ने आगे की तरफ झुककर पूछा। यकीनन उसी की रही होगी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने अपने जिस दुश्मन का जिक्र किया था यह हरकत उसकी भी हो सकती है। जाहिर है उसे इस वाक़ये के सिलसिले में काफ़ी बेइज्जती उठानी पड़ी होगी और उसने यही सोचा होगा कि मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए औरत को तांगे वाले के साथ निकलवा दिया। हो सकता है कि उसने मुझसे बदला लेने की ठानी हो और मेरे धोखे में मेरे दोस्त सज्जाद को कत्ल कर दिया हो। मगर फिर सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर आपका दुश्मन था कौन? उसका नाम बताइए, फैयाज़ ने कहा। मिर्ज़ा नसीर। ओह, वो पीली कोठी वाले? इमरान ने कहा। जी हाँ वही, नवाब हाशिम बोला। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, इमरान ने गमगीन आवाज़ में कहा। वे तो पिछले साल मर गए, अब मैं किसे हथकड़ियाँ लगाऊँ? क्या उनके लड़के से काम चल जाएगा? फैयाज़ ने इमरान को घूर कर देखा, लेकिन इमरान ने एक ठंडी सांस भरी और सेहरा लाता हुआ फ़र्श की तरफ देखने लगा। मगर मुझे यकीन नहीं है कि मिर्ज़ा नसीर ने ऐसा किया होगा, नवाब हाशिम बोला। अगर वह ऐसा करता तो भला लाश की शक्ल नाकाबिल शिनाख्त बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने धोखे में भी मारा होता तो शक्ल कभी ना बिगाड़ता। अब आप खुद सोचिए कि वह कौन हो सकता है। भतीजे के अलावा और कौन हो सकता है? चचा, इमरान बड़बड़ाया। क्या मतलब? साजिद उछल कर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, फैयाज़ ने सख्त लहजे में कहा। वाकई आप तह तक पहुंच गए? नवाब हाशिम ने इमरान की तरफ देखकर कहा। पहुंच गया ना? हाँ हाँ, इमरान ने बेवकूफ़ों की तरह कहका लगाया। बहुत हो चुका। साजिद नवाब हाशिम को घूंसा दिखाकर बोला। तुम्हारी 420 हरगिज़ नहीं चलेगी। गरम ना हो बेटे, नवाब हाशिम ने व्यंग्य से कहा। दौलत बेटे के हाथों बाप का कत्ल करा सकती है। तुम तो भतीजे हो और फिर तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तुम्हारे बाप ने अपनी जायदाद पहली बेच खाई थी। मैं कुंवारा था। जाहिर है कि मेरे वारिस तुम ही करार पाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बकवास है, 100% बकवास। तुम नवाब हाशिम नहीं हो, तुम्हारे कागजात जाली हैं और मेरी शक्ल भी शायद जाली है। इतनी जाली है कि तुमने मुझे हवेली में रहने की इजाज़त दे दी। तुम मुझ पर किसी का कत्ल नहीं साबित कर सकते, साजिद ने मेज़ पर घूंसा मारकर कहा। देखिए मिस्टर, फैयाज़ ने उखड़े हुए लहजे में कहा, यह आपकी हवेली नहीं मेरा दफ्तर है। ज़रा हाथ पर काबू में रखिए। ओह माफ़ कीजिएगा, साजिद ने कहा। फिर नवाब हाशिम से बोला, मैं अदालत में देखूँगा तुम्हें। हाँ तो कप्तान साहब, मैं ये कह रहा था, नवाब हाशिम ने लापरवाही से कहना शुरू किया। मेरे भतीजे ने देखा मौका अच्छा है। अगर हाशिम को आज कल में ही कत्ल कर दिया जाए तो आई गई मिर्ज़ा नसीर के सिर जाएगी। यह उसी रात को हवेली में चोरों की तरह दाखिल हुआ। मेरे धोखे में इसने सज्जाद को कत्ल कर दिया। मुझे यकीन है कि इसे अपनी गलती का एहसास फ़ौरन ही हो गया होगा।
इसलिए तो उसने लाश को नाकाबिल शनाख्त बना दिया। पहले उसने मुझे तलाश किया होगा, जब मैं ना मिला हूँगा तो इसने मकतूल का चेहरा बिगाड़ दिया होगा। और फिर जनाब ये तो बताइए कि लाश की शनाख्त किसने की थी? इन्हीं हजरत ने, फैयाज़ ने साजिद की तरफ देखकर कहा। अब आप खुद सोचिए, ये मेरा भतीजा है, लाश का चेहरा बिगड़ चुका था, आखिर उसने कैसे उसे मेरी लाश करार दिया था? क्या इसलिए कि मकतूल के जिस्म पर मेरा लिबास था? फैयाज़ कुछ न बोला, उसकी नज़र साजिद के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन इसके विपरीत इमरान नवाब हाशिम को घूर रहा था। जवाब दीजिए कप्तान साहब। नवाब हाशिम ने फिर फैयाज़ को संबोधित किया। क्यों जनाब, आपने किस बिना पर उसे नवाब हाशिम की लाश करार दिया था? फैयाज़ ने साजिद से पूछा। हाथ और पैर देखकर साजिद अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ बोला। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चेहरा तो पहले ही बिगाड़ दिया था, और इसलिए बिगाड़ा था कि तुम्हारी शनाख्त पुलिस के लिए काफ़ी हो। जाहिर है कि इस कच्ची शनाख्त के मामले में पुलिस सिर्फ तुम्हारे ही बयान से मुतमईन हो सकती थी, क्योंकि तुम मेरे घर के ही एक आदमी थे। साजिद कुछ ना बोला। वह इस अंदाज में नवाब हाशिम को घूर रहा था जैसे मौका मिलते ही उसका गला दबोच लेगा। हाँ मिस्टर साजिद, आप अपनी सफाई में क्या कहते हैं? फैयाज़ ने सख्त लहजे में कहा। अब मैं हर बात का जवाब अपने वकील की मौजूदगी में ही दे सकूँगा, साजिद बोला। यही चाहिए बरखुरदार, नवाब हाशिम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, और हाँ, अब तुम मेरी हवेली में नहीं आओगे, समझे? अगर तुमने उधर का रुख भी किया तो नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इमरान बोल पड़ा। आप दोनों समझौता क्यों नहीं कर लेते? चैन से मिलजुल कर इसी कोठी में रहिए। मुझे अफसोस है कि ना मेरे कोई भतीजा है और न चचा, वरना मैं दुनिया को दिखा देता कि चचा और भतीजे किस तरह एक जान दो काबल नहीं बाकल हैं। क्या बक रहा हूँ मैं फैयाज़? क्या मुहावरा है वह, एक जान दो काबल? हाँ, कालब कालब, एक जान दो कालब। वाह भाई, भला वाह। उनके आपस के समझौते से क्या बनेगा? वह लाश तो बहरहाल बीच में ही रहेगी, फैयाज़ बोला। अरे यार छोड़ो भी, इमरान ने संजीदगी से कहा। यह कहाँ का इंसाफ है कि एक मुर्दा आदमी के लिए चचा भतीजों में दुश्मनी हो जाए? भला वह लाश उनके किस काम आएगी? अच्छा, अब यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, फैयाज़ ने मुंह बिगाड़कर बेहद खुश्क लहजे में कहा। लेकिन इमरान पर उसका ज़र्रा बराबर भी असर ना हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि इस कत्ल का ताल्लुक मिर्ज़ा नसीर से था। क्यों फैयाज़ साहब, जो बात नवाब हाशिम अपने भतीजे के बारे में सोच रहे हैं, क्या वही मिर्ज़ा नसीर के जहन में ना आई होगी? कौन सी बात? यही कि लाश का चेहरा बिगाड़ देने से ख्याल साजिद की तरफ जाएगा। ये बात कही है आपने। साजिद उछल पड़ा और फिर फैयाज़ से बोला, अब इसका आपके पास क्या जवाब है? वो ख़त्म भी कीजिए, इमरान हाथ उठाकर बोला। बस जाइए, लेकिन आप दोनों हवेली में ही रहेंगे। मकसद कुछ और नहीं, बस इतना ही है कि मेरे आदमी को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं समझा नहीं, नवाब हाशिम ने कहा। मेरे आदमी आप दोनों की निगरानी करते हैं। अगर आप में से कोई किसी दूसरी जगह चला गया तो मुझे निगरानी करने वालों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। फैयाज़ ने इमरान को घूर कर देखा। संभवतः वह सोच रहा था कि इमरान को निगरानी के बारे में न कहना चाहिए था। साजिद और नवाब हाशिम हैरत से मुंह खोले हुए इमरान की तरफ देख रहे थे। बस अब आप लोग तशरीफ़ ले जाइए, इमरान ने उनसे कहा। जो भी हवेली छोड़ेगा उसके हथकड़ियाँ लग जाएंगी। आप ना जाने कैसी बातें कर रहे हैं, साजिद बोला। चपरासी, इमरान ने मेज़ पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारते हुए आवाज़ लगाई। अंदाज़ बिल्कुल भीख मांगने का सा था। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, नवाब हाशिम उठता हुआ बोला। मैं हवेली से नहीं हटूँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर होगी। फ़िक्र ना कीजिए, कब्र तक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। वह दोनों चले गए और फैयाज़ इमरान को घूरता रहा। तुम बिल्कुल गधे हो, उसने कहा। नहीं, मैं दूसरी ब्रांच का आदमी हूँ, मेरे यहाँ सुपरिटेंडेंट नहीं होते। तुमने उन्हें निगरानी के बारे में क्यों बताया? अब वह होशियार हो जाएंगे। बेवकूफ़ बनने के चक्कर में कभी कभी सच में बेवकूफ़ी कर बैठते हो। आह कप्तान फैयाज़, इसलिए जवानी दीवानी मशहूर है, इमरान ने कहा और दाहिनी एड़ी पर घूमकर कमरे से निकल गया। रात अंधेरी थी। इमरान आलमगिरी सराय के इलाके में चोरों की तरह चल रहा था। उसके एक मातहत ने, जिसको लड़की के मकान की निगरानी के लिए लगाया गया था, खबर दी थी कि आज दिन में कुछ संदिग्ध आदमी मकान के आसपास दिखाई दिए थे। इमरान ने अपनी कार सड़क पर ही छोड़ दी थी और पैदल ही पीले मकान की तरफ जा रहा था। गली के मोड़ पर उसे एक काला सा इंसानी साया दिखाई दिया। इमरान रुक गया। उसने महसूस किया कि वह साया छुपने की कोशिश कर रहा है। खुद खुद, इमरान ने आहिस्ता से कहा। जनाब, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। इमरान ने अपने मातहत का नाम हुदहुद रखा था। यह गुफ्तगू करते वक्त थोड़ा सा हकलाता था और उसकी शक्ल देखते ही जाने कि वो लफ्ज़ हुदहुद जहन में पैदा होता था। पहले जब इमरान ने उसे हुदहुद कहा तो उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव पैदा हुए थे। उसने उसे बताया था कि वह एक ख़ानदानी आदमी है और अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर इमरान ने उसे समझाने की कोशिश की कि वास्तव में इस महकमे में इसी किस्म के नाम होने चाहिए। बहरहाल वह बड़ी मुश्किल से इस बात पर राज़ी हुआ था कि उसे हुदहुद पुकारा जाए। इसमें एक ख़ास बात और भी थी जो उसके हुलिये के कारण ज़रूरत से ज़्यादा हास्यास्पद थी। बात यह थी कि वह हमेशा बातचीत में बहुत ही मुश्किल शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। ऊपर से हकलाहट की मुसीबत।
ऐसा मालूम होता था जैसे उस पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। क्या खबर है? इमरान ने उससे पूछा। वह उसके करीब आ गया था। अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला, हुदुद बोला। मेरे साथ आओ। दोनों आगे बढ़ गए। बस्ती में सन्नाटा था। कभी कभी आसपास के घरों से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी और फिर सन्नाटा पसर जाता। उस बस्ती के कुत्ते भी शायद अफीमची थे। इमरान को बड़ी हैरत थी कि अभी तक किसी तरफ से भी कुत्तों की आवाज़ें नहीं आई थी। पहले उसका ख्याल था कि उस वक्त कुत्तों की वजह से बस्ती में कदम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। वह थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक इमरान किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। वह चीज़ ऐसी थी जो दबाव पड़ने पर दब भी सकती थी। इमरान ने बड़ी फुर्ती से ज़मीन पर बैठकर उसे टटोला। वह किसी कुत्ते की लाश थी। क्या हुआ? क्या प्रकट हुआ जनाब? हुदुद ने पूछा। कुछ प्रकट नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। मकान के करीब पहुंचकर वे दोनों एक दीवार से लगकर खड़े हो गए। गहरा अंधेरा होने की वजह से उन्हें करीब से भी नहीं देखा जा सकता था। हुदुद आहिस्ता से कुछ कहने ही वाला था कि इमरान ने उसका कंधा दबा दिया। उसे थोड़े ही फासले पर कोई हिलती चलती चीज़ दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चौपाया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसी तरफ आ रहा हो। फिर देखते ही देखते उन चौपायों में इजाफा हो गया। 1 2 3 4 5। इमरान का दाहिना हाथ कोट की जेब में था और मुट्ठी में रिवॉल्वर का दस्ता जकड़ा हुआ था। दीवार के करीब पहुंचते ही चौपाए सीधे खड़े हो गए। इमरान पहले ही समझ गया था वे 5 आदमी थे, लेकिन अंधेरे की वजह से पहचाने नहीं जा सकते थे। इमरान ने इस ख्याल से हुदुद के सीने पर हाथ रख दिया कि कहीं वे बौखलाकर कोई हिमाकत न कर बैठे। अररश! हुदुद उसका हाथ झटक कर उछल पड़ा। 5वां आदमी भी बिल्कुल उसी के से अंदाज में उछल कर भागा। इमरान ने उन पर छलांग लगाई और एक को जा लिया। खबरदार, ठहरो, वरना गोली मार दूंगा। उसने दूसरों को ललकारा, लेकिन इस ललकार का कोई असर न हुआ। वे अंधेरे में गुम हो चुके थे। इमरान की पकड़ में आया हुआ आदमी भी निकल भागने की कोशिश कर रहा था। ओ हुदुद के बच्चे! इमरान ने हाँक लगाई। देखिए जनाब, हुदुद ने कहा, जो करीब ही खड़ा काँप रहा था। मैं खानदानी आदमी हूँ। पहले हुदुद, फिर हुदुद का बच्चा। वाह जनाब, शराब, टॉर्च जलाओ। वो तो कहीं गिर गई। इस दौरान इमरान ने अपने शिकार के चेहरे पर 2-4 घूंसे रसीद किए और वह सीधा हो गया। चलो इधर। उसने फिर हुदुद को संबोधित किया। उसके गले से टाई खोल लो। हुदुद बौखलाहट में इमरान की गर्दन टटोलने लगा। अबे ये मैं हूँ। जी क्या? अबे भाई, मैं कोई कुजड़ा कसाई नहीं हूँ, समझे? इसी वक्त मुझे नौकरी से हटा दीजिए। जी हाँ। चलो वरना गर्दन मरोड़ दूंगा। हाथ हो गई जनाब। इतने में इमरान ने महसूस किया कि उस आदमी के हाथ पैर सुस्त पड़ गए। उस पर सचमुच बेहोशी सी छा गई थी। इमरान ने उसके गले से टाई खोलकर उसके हाथ बांध दिए। फिर उठकर हुदुद की गर्दन दबोचता हुआ बोला, नौकरी से छुट्टी चाहते हो? जी हाँ। हुदुद के लहजे में झल्लाहट थी, लेकिन उसने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश नहीं की। टॉर्च तलाश करो, इमरान उसे धक्का देता हुआ बोला, और टॉर्च जल्दी मिल गई। वह वहीं पड़ी हुई थी जहाँ हुदुद उछला था। इमरान ने बेहोश आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। ये एक नौजवान और हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन चेहरे से अच्छे चरित्र का नहीं लगता था। उसके जिस्म पर काला सूट था। लगभग 1 घंटे बाद इमरान कोतवाली में उसी आदमी से पूछताछ कर रहा था। तुम वहाँ किस लिए आए थे? मुझे नहीं पता। तुम नहीं बताओगे? देखिए जनाब, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे बिल्कुल नहीं पता। हम चोरों को तो बाहर खड़ा रहना था, अकेला वही अंदर जाता। कौन? सफदर खान। ये कौन है? आप यकीन न करेंगे कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वैसे वो खुद को एक इलाके का जागीरदार बताता है और कहता है कि हम लोगों से अपने एक दुश्मन के खिलाफ मुकदमा बना रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले हम इस मकान से एक जनाजा लाए थे, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि चादर के नीचे लाश की बजाय 3 बाल्टियाँ और एक देगची थी। जी हाँ, नकली जनाजा। वाह! इमरान अनायास से मुस्कुरा पड़ा। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा जनाब। उसने उस काम के लिए हमें 4,000 रुपये दिए थे। और हाँ, ये तो भूल ही गया, वह हमें एक अमरीकी के बंगले पर भेजा करता था। वह बात भी अजीब थी। हमारा काम सिर्फ ये था कि हम वहाँ थोड़ी सी उछल कूद मचाकर वापस आ जाया करें, लेकिन उसने आज तक इसका मकसद नहीं बताया। सफदर खान का हुलिया क्या है? चेहरे पर घनी दाढ़ी, शलवार और कमीज़ लंबी पहनता है, नाक चिपटी सी, आंखों में कीचड़। काला चश्मा नहीं लगाता? इमरान ने पूछा। जी नहीं, चश्मा लगाए हमने उसे कभी नहीं देखा। अच्छा, अपने बाकी 3 साथियों के नाम और पते बताओ। मैं किसी के नाम और पते से वाकिफ़ नहीं हूँ। जब वह हमें एक जगह इकट्ठा करता है तभी हम एक दूसरे को देखते हैं, और फिर आपस में कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं होता। वो तो मैं किस तरह बुलाता है? फ़ोन पर। शायद हम चारों को ये नहीं मालूम कि वह कहाँ रहता है। तुम्हें उन तीनों आदमियों के फ़ोन नंबर मालूम है? जी नहीं, हम में कभी बातचीत नहीं हुई। हम चारों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वैसे शक्ल पहचानते हैं? इमरान ने लिखते लिखते नोटबुक बंद कर दी। मुलजिम हवालात में भेज दिया गया। शाम से ही आसमान बादलों से ढका हुआ था, इसलिए सूरज के डूबते ही अंधेरा फैल गया। 11 बजे तक ये हाल हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। बादल जमकर रह गए थे, जिसकी वजह से लोगों का दम निकल रहा था। लेकिन
बारिश की संभावना नहीं थी। नवाब हाशिम का भतीजा साजिद बेचैनी में टहल रहा था। अभी अभी कुछ पुलिस वाले उसके यहाँ से उठकर गए थे। उनमें एक आदमी गुप्तचर विभाग का भी था। साजिद को हैरत थी कि आखिर अभी तक उस शख्स को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया जो नवाब हाशिम होने का दावा करता है। अगर वह सच में नवाब हाशिम ही है तो पुलिस को उसे हिरासत में लेकर उस लाश के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए जो 10 साल पहले हवेली में पाई गई थी। वह टहलता और सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा, लेकिन अब वह भी पुलिस के शक के बाहर नहीं था। नवाब हाशिम के कैप्टन फैयाज ने दफ्तर में बैठकर खुल्लम खुल्ला उसे मुजरिम समझा था। कहा था कि मुमकिन है साजिद ही ने मेरे दोस्त सज्जाद को मेरे धोखे में कत्ल कर दिया हो। साजिद ने एक सिगरेट खत्म होते ही दूसरा सुलगाया और टहलता रहा। दो दो बिजली के पंखे चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वह पसीने में नहाया हुआ था। फिर क्या होगा, वह सोच रहा था। अगर जुर्म उसके खिलाफ साबित हो गया तो क्या होगा। उसने उस शख्स को कोठी में जगह देकर सख्त गलती की। अब न जाने क्यों गुप्तचर विभाग वाले इस बात पर अड़े हैं कि उसे कोठी में ठहरने दिया जाए। क्या वह खुद कहीं चला जाए, मगर इससे क्या फ़ायदा, किससे क्या होगा। इस तरह उसकी गर्दन और ज़्यादा फंस जाएगी। साजिद थक कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी कभी उसका दिल चाहता कि सचमुच कत्ल का इल्ज़ाम अपने सिर ले उस आदमी का गला घोट दे जो उसकी जान माल के पीछे पड़ा है। सिगरेट फेंक कर वह जूतों समेत सोफे पर लेट गया। आंखें बंद कर ली। यूं ही नींद ऐसे में कहाँ। आंखें बंद करके वह अपने थके हुए जहन को थोड़ा सा सुकून देना चाहता था। अचानक उसने एक अजीब किस्म का शोर सुना। वह बरामदे में निकल आया, लेकिन इतनी देर में फिर पहले की तरह सन्नाटा छा चुका था। अलबत्ता उसके 2-3 कुत्ते ज़रूर बहुत ही ढीली ढाली आवाज़ों में भौंक रहे थे। साजिद समझ ही न सका कि वह किस किस्म का शोर था। साजिद का दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वह कुछ देर बरामदे में बेहरकत खड़ा अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा। वह सोच रहा था कि कहीं ये उसका वहम न रहा हो। परेशान दिमाग अक्सर नींद में इसी किस्म के धोखे देता है। फिर वह वापसी के लिए मुड़ ही रहा था कि सारा बाग उसी किस्म के शोर से गूंज उठा। बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे एक साथ हज़ारों आदमी चीख कर खामोश हो गए। कुत्तों ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। साजिद कई भागते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुन रहा था। 2 नौकर भागते हुए उसके करीब आए। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। हुजूर, ये क्या हो रहा है? एक ने हाँफते हुए पूछा। मैं क्या बताऊँ, अंदर से टॉर्चर लाओ, 3 राइफलें निकाल लो, जल्दी करो, सारे नौकरों को इकट्ठा करो, जाओ। इतने में साजिद को नवाब हाशिम दिखाई दिया जो नाइट सूट में था और हाथ में राइफल लिए बरामदे में दाखिल हो रहा था। साजिद, उसने कहा, क्या तुम अब मेरे खिलाफ कोई नई हरकत करने वाले हो? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ दोस्त। साजिद भवें तानकर आंखें सिकुड़ता हुआ बोला। तुम अगर मेरे चचा भी हो तो इस किस्म की हरकत करके मुझसे कोठी खाली नहीं करा सकते। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। जब तक मेरे स्टॉक में मैगज़ीन बाकी रहेगी कोई मुझे हाथ भी ना लगा सकेगा, समझे? मैं सब समझता हूँ, नवाब हाशिम ने कहा। अगर तुम हज़ारों आदमी बुला लो तब भी मैं हवेली से ना निकलूँगा। गुप्तचर विभाग वाले हर वक्त हवेली की निगरानी करते हैं। अगर मेरा बाल भी बाका हुआ तो तुम जहन्नुम में पहुँच जाओगे। चोरी और सीना चोरी? साजिद कड़वाहट भरे अंदाज में मुस्कुराया। इतने में सारे नौकर इकट्ठे हो गए। वे 8 थे। इनमें से 3 ऐसे थे जो साजिद के साथ शिकार पर जाने के लिए रखे गए थे और ख़ुद भी अच्छे निशानेबाज थे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, साजिद ने उन्हें संबोधित करके कहा। जहाँ भी कोई अजनबी आदमी नजर आए बेझिझक गोली मार देना, फिर मैं समझ लूँगा। शिकारी टॉर्च और राइफल लेकर बाग में उतर गए। 2-1 कुत्ते भी साथ ले लो। मैं इस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मेरा यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। और फिर वह नवाब हाशिम को घूरने लगा। तुम इस तरह मुझे मुतमईन नहीं कर सकते, नवाब हाशिम बोला। ओह, तुम जहन्नुम में जाओ, साजिद दाँत पीसते हुए बोला। मुझे तुमको मुतमईन करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर पुलिस वाले तुम्हें यहाँ ना रखना चाहते तो मेरे नौकरों के हाथ तुम्हारी गर्दन में होते और तुम फाटक के बाहर नजर आते। ओ साजिद, क्या तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है? नवाब हाशिम का लहजा दर्दनाक था। अचानक वह शोर फिर सुनाई दिया, लेकिन एक लम्हे से ज़्यादा जारी न रहा। कुत्ते फिर भौंकने लगे। फिर भाई भागते हुए कदमों की आवाज़ है। साजिद के सारे नौकर बेतहाशा भागते हुए बरामदे में ऊपर चढ़ाए। 2-1 तो सीढ़ियों पर ही ढेर हो गए। हुजूर, कोई नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ आवाज़ें। मेरे खुदा, आवाज़ें आसमान से आती हैं, चारों तरफ से। ये क्या बकवास है? साजिद झल्लाकर चीखा। चलो मैं चलता हूँ, डरपोक कहीं के, लेकिन अगर पीछे से मेरी खोपड़ी पर गोली पड़े तो मेरी मौत का जिम्मेदार ये शख्स होगा। साजिद ने नवाब हाशिम की तरफ हाथ झटक कर कहा। यह शख्स होगा मेरी मौत का जिम्मेदार, तुम लोग याद रखना। अब आओ मेरे साथ, मैं देखूँगा। इमरान अपने दफ्तर में बैठा दोनों टांगें हिला रहा था। उसकी आंखें बंद थी और दांतों के बीच चिंगम था। फिर उसने आंखें बंद किए हुए हुदहुद को आवाज़ दी। जनाबे आला। हुदहुद ने उसके करीब पहुंचकर कहा। बैठ जाओ, इमरान बोला। हुदहुद मेज़ से काफ़ी फासले पर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। पिछली रात की रिपोर्ट सुनाओ। रात भर हंगामा आराई रही। कतरे कलील वक्फे से वह लोग आसमान बलाए सर उठाते रहे और सिगाने रुसियानी की से मेरा
दो दिमाग परागंदगी और इंतशार की आमागाह बना रहा। हुदूद माई डियर, आदमियों की ज़ुबान बोला करो। मैं हमेशा शुरफा की ज़बान बोलता हूँ। मुझे शुरफा की नहीं, आदमियों की ज़बान चाहिए। ये बात मेरे फहम से, इदराक से बलातर है। अच्छा, तुम दफ़ा हो जाओ और शमशाद को भेज दो। लफ्ज़ दफ़ा पर हुदूद का चेहरा बिगड़ गया, मगर वह कुछ ना बोला, चुपचाप उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद शमशाद दाखिल हुआ। बैठ जाओ, इमरान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। शमशाद बैठ गया। वह भी सूरज से मूर्ख ही लगता था। चलो, मुझे कल रात की रिपोर्ट चाहिए। कल रात? शमशाद ठंडी सांस लेकर बोला। उन्होंने बहुत शोर मचाया, इस तरह चीखते थे कि कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। और हुजूर तकरीबन 6 बजे नवाब साजिद की रंडी आई थी, लेकिन उसके साथ नायका नहीं थी। उसका कद 5 फुट से ज़्यादा नहीं है। धानी साड़ी में थी, पैरों में यूनानी तर्ज के सैंडल थे, आंखें काफ़ी बड़ी, चेहरा अंडे जैसा गोल, खड़ा खड़ा नाक नक्शा, और औंधी औंधी तुम्हारी खोपड़ी। इमरान झल्ला कर बोला, ये बताओ, रात कोई फाटक के बाहर भी आया या नहीं? जी नहीं, रंडी की वापसी के बाद कोई भी बाहर नहीं निकला था। फिर वही रंडी। गेट आउट। इमरान मेज पर घूंसा मार कर जा। शमशाद चुपचाप उठकर चला गया। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। हेलो फयाज़, मैं इमरान हूँ। ओह इमरान, आओ मेरे यार, एक नया लतीफ़ा। इन कमबख्तों ने सचमुच ही नाक में दम कर दिया, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैं अभी आया, इमरान उठता हुआ बोला। फयाज़ अपने कमरे में तनहा था, लेकिन उसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि अभी अभी कोई यहाँ से उठ कर गया हो। क्यों, क्या तुम्हारे आदमियों ने कोई ख़ास खबर नहीं दी? फयाज़ ने पूछा। दे रहा था कमबख्त, लेकिन मैंने बीच में ही रोक दिया। यानी? नवाब साजिद की रंडी आई थी, कद 5 फुट लंबा, नाक नक्शा, धानी साड़ी वगैरह। तुम इन कमबख्तों की भी मिट्टी पलीद कर रहे हो। खैर टालो, इमरान संजीदगी से बोला। तुम्हारा लतीफ़ा क्या है? अभी वे दोनों आए थे, उन्होंने एक नई कहानी सुनाई, और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम रख रहे थे। किसी किस्म की अजीब व गरीब आवाज़ें पिछली रात भी हवेली के कंपाउंड में सुनी गई। उनका कहना है कि वे आवाज़ें आसमान से आती मालूम हो रही थी, हज़ारों आदमियों के एक साथ चीखने की आवाज़ें। हाँ, मेरे आदमियों ने इसकी खबर दी है, इमरान सिर हिलाकर बोला। अबे, वे दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम रख रहे हैं, आखिर वे आवाज़ें कैसी हो सकती हैं? पता नहीं यार, इस किस्म की आवाज़ें तो हम पहले भी सुन चुके हैं। वह खौफनाक इमारत वाला किस तो तुम्हें याद होगा? अच्छी तरह याद है, फैयाज सिर हिलाकर बोला। मगर वह तो एक आदमी का ही कारनामा साबित हुआ था, और तुम इसे किसी आदमी की हरकत नहीं समझते? इमरान ने पूछा। आवाज़ें आसमान से आती हैं बरखुरदार, तो फिर वे दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम किस बात का देते हैं? उनका ख्याल है कि उनमें से कोई एक उसका जिम्मेदार है, और तुम हो कि उसे इंसानी कारनामा समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मेरा मतलब नहीं समझे, आखिर उनमें से किसकी हरकत हो सकती है? अब तुमने दूसरी तरफ छलांग लगाई। यार फैयाज, ये गुप्तचर विभाग तुम्हारे लिए कतई मुनासिब नहीं था। बकवास मत करो, आजकल तुम बहुत मगरूर हो गए हो, फैयाज ने कड़वाहट से कहा। देखूंगा इस केस में। ज़रूर देखना, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। नवाब साजिद बौखलाकर फिर बरामदे में निकल आया। उसने मौजूदा उलझनों से छुटकारा पाने के लिए 2-3 पैग विस्की के पी लिए थे, और अब उसका दिमाग चौथे आसमान पर था। उसने लॉन में फैले हुए अंधेरे में नज़र गड़ा दी। यह तो यकीनन ही वहम ही था, वह आहिस्ता से बड़बड़ाया। लेकिन दूसरा लम्हा उसे एक तेज किस्म की सरगोशी सुनाई दी। दिलावर अली, दिलावर अली। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बाहर फैला हुआ अंधेरा बोल पड़ा। ऐसी तेज किस्म की सरगोशी थी कि उसे 2 फर्लांग की दूरी से भी सुना जा सकता था। साजिद का नशा हिरन हो गया था। सरगोशियाँ आहिस्ता आहिस्ता पहले से भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थीं। दिलावर अली, दिलावर अली। और वे सरगोशियाँ हल्की सी भर्राई आवाज़ में तब्दील हो गई। दिलावर अली, दिलावर अली। आवाज़ किसी ऐसे आदमी की मालूम होती थी जो रोता रहा। आवाज़ बढ़ते बढ़ते चरम को पहुंच गई, यानी दिलावर अली को पुकारने वाला फूट फूट कर रो रहा था। रोने की आवाज़ बराबर जारी रही, और फिर अचानक साजिद ने फायरों की आवाज़ें सुनी, एक के बाद एक फायर। रोने की आवाज़ बंद हो गई। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, नवाब हाशिम बाग के किसी तारीख गोशे में चीख रहा था। मुझे कोई खौफजदा नहीं कर सकता। 2 फायर फिर हुए। दिलावर अली। फिर वही रहस्य में सरगोशी सुनाई दी। दिलावर अली के बच्चे, सामने आओ। ये नवाब हाशिम की चिंगाड़ थी। 3-4 फायर फिर हुए। इतने में कोई बाहर से फाटक हिलाने लगा। फायर भी बंद हो गए, और वह रहस्य में सरगोशी फिर सुनाई नहीं दी। फाटक बड़ी शिद्दत से हिलाया जा रहा था। फाटक खोलो, पुलिस, बाहर से आवाज़ आई। यहाँ क्या हो रहा है? कैप्टन फैयाज के दफ्तर में नवाब हाशिम और नवाब साजिद बैठे एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। इमरान टहल रहा था, और कैप्टन फैयाज कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए कुछ सोच रहा था। साजिद और नवाब हाशिम के अंदर से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे कुछ देर पहले दोनों में झड़प हो चुकी हो। सवाल तो यह है नवाब हाशिम साहब, इमरान टहलते टहलते रुक कर बोला, कि आखिर आपने म्यूनसिपल हद के अंदर फायर क्यों किए? मैं अपने होश में नहीं था। क्या मैं बेहोशी की वजह पूछ सकता हूँ? मेरे खुदा, आप कैसी बातें कर रहे हैं इमरान साहब? अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? डर के मारे कहीं तो पक्का रहता, इमरान ने संजीदगी से कहा। खैर, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन आप हवा से लड़ रहे थे नवाब साहब। 1 मिनट। अचानक नवाब साजिद हाथ उठाकर बोला,
क्या आपने इस बेईमान को नवाब हाशिम तस्लीम कर लिया? साजिद साहब, अपने चचा की शान में गलत अफजाल अल्फाज इस्तेमाल न कीजिए, इमरान ने कहा। साजिश, खुदा की कसम साजिश। नवाब साजिद बेचैनी के अंदाज में बड़बड़ा कर रह गया। लेकिन आज मैंने साजिश का खात्मा कर देने का तय कर लिया है, इमरान मुस्कुराकर बोला। नवाब हाशिम और साजिद दोनों इमरान को घूरने लगे। ज़रा एक बार फिर अपने फ़रार का वाक़या दोहराइए, इमरान ने हाशिम से कहा। कहाँ तक दोहराऊँ? नवाब हाशिम खिन्नता से बोला। खैर, कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से आपका दोस्त सज्जाद इस वाक़े में शामिल होता है। हाँ, सज्जाद, नवाब हाशिम ने दर्दनाक आवाज़ में कहा और एक ठंडी सांस लेकर रह गया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इमरान ने उसे खामोश देखकर टोका। नवाब हाशिम के माथे पर सलवटें उभर आई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह कोई भूली बिसरी बात याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ ठीक है, वह आहिस्ता से बड़बड़ाया। सज्जाद उसी शाम को आया था। फिर उसने इमरान को संबोधित करके तेज़ आवाज़ में कहना शुरू किया। जिस रात मुझे फ़रार होना था उसी रात को सज्जाद आया। उसे वाक़यात का इल्म नहीं था। मैंने उस पर अपना इरादा ज़ाहिर नहीं किया और फिर रात को उसे सोता छोड़कर चुपचाप घर से निकल गया। लेकिन अगर मकतूल सज्जाद ही था तो उसके जिस्म पर आपका स्लीपिंग सूट किस तरह मिला था? इमरान ने पूछा। ओह इमरान साहब, सीधी सी बात है। कातिल ने अपनी गलती मालूम कर लेने के बाद उसे नवाब हाशिम बना दिया। लेकिन आपके रकीब को क्या पड़ी थी कि गलती मालूम हो जाने पर वह सज्जाद को नवाब हाशिम बनाने की कोशिश करता? कुछ नहीं, नवाब हाशिम जल्दी से बोला। उसके बारे में सोचना ही बेकार है। आप ये देखिए कि उसे मेरी लाश साबित होने पर किसी किस्म का फ़ायदा तो नहीं पहुंचता। आह, तो तुम मुझे कातिल साबित करना चाहते हो? साजिद ने मेज़ पर घूंसा मारकर कहा। ठहरिए जनाब, आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इमरान साजिद को घूर कर बोला। साजिद होठों में कुछ बड़बड़ाता हुआ खामोश हो गया। हाँ नवाब साहब, इमरान ने नवाब हाशिम से कहा। यह सज्जाद किस किस्म का आदमी था? कहाँ रहता था? एक सैलानी और शायर किस्म का आदमी था। कोई मुस्तकिल ठिकाना न रखता था। आज यहाँ कल वहाँ। आदमी पढ़ा लिखा और गंभीर था, इसलिए रईसों के बीच उसकी खासी आवभगत होती थी। उसके ख़ानदान के बारे में भी कुछ बता सकेंगे? मुश्किल है, क्योंकि उसने कभी अपने किसी अजीज़ का जिक्र नहीं किया। मगर जनाब, क्या साजिद साहब की शनाख्त पर वे आपकी लाश करार दी गई होगी? नौकरों ने भी उसकी शनाख्त की थी। साजिद बोल पड़ा। वे नौकर जिन्होंने कई साल चचा मरहूम के साथ रहकर उन्हें देखा था। कहाँ हैं वे नौकर? नवाब हाशिम गरजने लगा। क्या उनमें से किसी एक को भी तुमने रखा है? फिर उसने इमरान से कहा। जब मेरे भतीजे ने ही उसे मेरी लाश करार दे दिया तो नौकरों को क्या पड़ी थी कि वे उसके खिलाफ जाकर खुद को पुलिस का चारा बनाते? अगर तुम सच्चे हो तो तुमने उन नौकरों को क्यों अलग कर दिया? उनमें से कम एक या दो को तो इस वक्त रहना ही चाहिए था। एक ही घर में नौकरों की उम्रें गुजर जाती हैं। बात तो पक्की है, इमरान सिर हिलाकर बोला। तो तुम न सिर्फ ये कि मेरी जायदाद हत्याना चाहते हो बल्कि मुझे फांसी भी दिलवाओगे? साजिद ने कड़वाहट के साथ कहा। क्या ये दोनों बातें नामुमकिन है साजिद साहब? इमरान ने बड़ी संजीदगी से पूछा। आपकी तो कोई बात ही मेरी समझ में नहीं आई, साजिद बोला। कभी ऐसा मालूम होता है कि आप मुझे बचा रहे, कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझ में और फांसी के तख्ते में ज़्यादा फासला नहीं है। इससे पहले कि इमरान जवाब देता, नवाब हाशिम बोल पड़ा। सुनो साजिद, यहाँ रिश्वत नहीं चल सकती। यहाँ सब बड़े लोग हैं, यहाँ इंसाफ होता है। आप गलत सोच रहे हैं नवाब साहब, इमरान ने संजीदगी से कहा। यहाँ इंसाफ नहीं होता, इंसाफ अदालत में होता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम किसी एक की गर्दन फांसी के लिए पेश कर दें, और उसका फैसला मैं अभी किए देता हूँ कि किसकी गर्दन फांसी के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगी। फैयाज़ खामोश बैठा था। उसने इस दौरान एक बार भी बोलने की कोशिश नहीं की। वैसे उसे यकीन था कि निर्णायक पल जल्दी आने वाले हैं। इमरान ने आगे बढ़कर मेज़ पर रखी हुई घंटी बजाई और दूसरे ही लम्हे अर्दली चिक हटाकर अंदर दाखिल हुआ। उसे यहाँ लाओ, समझे? इमरान ने अर्दली से कहा। जी हुजूर, अर्दली ने कहा और कमरे से निकल गया। न जाने क्यों कमरे की फ़िज़ा में कब्रिस्तान की सी खामोशी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई जनाजा रखा हुआ। नवाब हाशिम और साजिद दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। इमरान सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा इस तरह फर्श की तरफ देख रहा था जैसे कालीन पर बनी हुई तस्वीरें इस सिलसिले में उसकी कोई मदद करने वाली हैं। अचानक बरामदे में कदमों की आहट हुई। दूसरे ही बल दरवाजे से दुर्दाना दाखिल हुई। अर्दली उसके पीछे चिक उठाए खड़ा था। साजिद का मुंह हैरत से खुला और फिर बंद हो गया, लेकिन नवाब हाशिम के रवैये में कोई फ़र्क न आया। उसने लड़की पर एक उचटती सी निगाह यानी नज़र डाली और फिर इमरान की तरफ देखने लगा। दुर्दाना दरवाजे ही में ठिठक कर रह गई थी। उसकी नज़र नवाब हाशिम के चेहरे पर थी और उसकी आंखें फैल गई थी। वह बेहरकत हो गई थी। अब्बा जान! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और अगर इमरान आगे बढ़कर उसे संभाल न लेता तो उसका गिर जाना यकीनी था। वह बेहोश हो गई थी। इमरान ने उसे एक कुर्सी पर डाल दिया। मैं इसका मतलब नहीं समझा, नवाब हाशिम इमरान को खूंखार नज़रों से घूरता हुआ बोला। उसने मुझे अब्बा जान नहीं कहा था, इमरान ने लापरवाही से कहा। बहुत खूब, मैं समझ गया। अब मुझे किसी जाल में फंसने की कोशिश की जा रही है। साजिद, मैं तुम्हें समझ लूँगा, नवाब हाशिम साजिद को घूंसा दिखाकर बोला। खामोश रहो, फैयाज़ बिगड़ गया। तुम मेरे दफ्तर में किसी को धमकी नहीं दे सकते। हाँ, आपकी आंखों के सामने मुझे जाल में फांसा जा रहा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, मुझे परवाह नहीं, देखता हूँ मुझे कौन फांसता है। दुनिया जानती है कि मैंने शादी नहीं की थी।
और न 10 साल में कोई लड़की इस उम्र को पहुंच सकती है। एक नहीं 1000 ऐसी लड़कियां लाओ जो मुझे अब्बा जान कहकर मुखातिब करे। मगर कप्तान साहब, साजिद ने फैयाज़ को संबोधित किया, ज़रा देखिए दोनों की शक्लें कितनी मिलती हैं। सचमुच फैयाज़ कभी बेहोश लड़की की तरफ देखता था तो कभी नवाब हाशिम को। दुर्दाना को उसने पहली बार देखा था। साजिद, तुझसे खुदा समझे, नवाब हाशिम दांत पीसकर बोला। तो क्या इस लड़की को साजिद ने पैदा किया? साजिद ने मुस्कुराकर कहा। नवाब हाशिम, इमरान भारी भरकम आवाज़ में बोला, मैं तस्दीक करता हूँ कि तुम नवाब हाशिम हो और तुम्हारी ज़िंदगी में साजिद तुम्हारी जायदाद के मालिक नहीं हो सकते। लड़के, तुम मुझे पागल बना दोगे। नवाब हाशिम बेसाख्ता हंस पड़ा। आप शायद नशे में हैं, साजिद भन्ना कर बोला। नहीं साजिद साहब, मैं नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। नवाब हाशिम के फांसी पा जाने के बाद ही आप उनके हकीकी वारिस हो सकेंगे। कप्तान साहब, नवाब हाशिम बिगड़ कर खड़ा होता हुआ बोला, यह आपका दफ्तर है या भंगड़ खाना? अगर ये बात मैंने कही होती तो तुम मुझे गोली मार देते। इमरान ने मुस्कुराकर फैयाज़ से कहा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फैयाज़ हत्ते से उड़ गया। नवाब साहब तशरीफ़ रखिए, अभी तक मैं मजाक कर रहा था। यह हकीकत है कि आप बहुत जालिम हैं, लेकिन इसका क्या किया जाए नवाब साहब कि हकीम मुइनुद्दीन आपके हमले के बावजूद अभी तक ज़िंदा है। अखबारों में उसकी मौत की खबर मैंने ही छपवाई थी। क्या बकवास है? नवाब हाशिम हलक फाड़कर चीखा। मैं जा रहा हूँ। नहीं सरकार, इमरान जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख नवाब हाशिम की तरफ करता हुआ बोला। आप जाएंगे नहीं, बल्कि ले जाए जाएंगे। तशरीफ़ रखिए। क्या आप बता सकेंगे कि पिछली रात दिलावर अली का नाम सुनकर आप पागलों की तरह फायर क्यों कर रहे थे? हट जाओ सामने से, नवाब हाशिम ने पागलों की तरह कहा और दरवाजे की तरफ झपटा। लेकिन दूसरे ही पल इमरान की टांग चल गई। नवाब हाशिम मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा और इमरान ने बड़ी बेदर्दी से उसकी पीठ पर अपना दाहिना पैर रख दिया। दुर्दाना जो होश में आ चुकी थी चीखती हुई इमरान की तरफ दौड़ी। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा दिल गवाही देता है कि अब्बा जान जिंदा है। ये तुम्हारे अब्बा जान नहीं है, इमरान ने कहा, जो नवाब हाशिम को पैर के नीचे दबाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। ये मेरे अब्बा जान है, इन्होंने सिर्फ अपनी दाढ़ी साफ कर दी है। खुदा के लिए हट जाइए। नहीं भोली लड़की, मैं अभी बताता हूँ। नवाब हाशिम ने पलट कर इमरान की टांग पकड़ ली, लेकिन दूसरे ही पल इमरान का घुटना उसकी गर्दन से जा लगा। नवाब हाशिम के हलक से आवाज़ें निकलने लगी। फैयाज़, हथकड़ियाँ, इमरान बोला। फैयाज़ मेज़ से उठा तो लेकिन उसके अंदाज में हिचकिचाहट थी। उसने अर्दली को आवाज़ दी। इतने में नवाब हाशिम इमरान की पकड़ से निकल गया। इमरान दूसरी तरफ लुढ़क गया, लेकिन उसने नवाब की टांग किसी तौर पर भी ना छोड़ी। इतने में नवाब हाशिम को अर्दलियों ने काबू करके हथकड़ियाँ लगा दी। भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को, नवाब हाशिम खड़ा होकर हांफता हुआ बोला। बैठ जाओ। इमरान ने उसे एक कुर्सी में धक्का दे दिया। फिर उसने लड़की की तरफ देखा जो करीब ही खड़ी बुरी तरह काँप रही थी। तुम्हारे बाप का क्या नाम था? इमरान ने लड़की से पूछा। दिलावर अली, लड़की फंसी हुई आवाज़ में बोली। मगर ये नवाब हाशिम है। दुर्दाना कुछ ना बोली। इमरान ने उसे बैठने का इशारा किया। वह उसी तरह काँपती हुई बैठ गई। नवाब हाशिम, इमरान बोला, मैं तुम पर फरेब, कत्ल और एक शख्स पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम लगाता हूँ। लगाते जाओ, अदालत में निपट लूँगा, नवाब हाशिम ठठाई से बोला। तुम उस लड़की के बाप दिलावर अली के कातिल हो जो तुम्हारा हमशक्ल था। आज से 10 साल पहले तुमने उसे कत्ल किया था। लोगों ने उसकी लाश को तुम्हारी लाश समझने में गलती की थी और ये गलती शक्ल मिलने की वजह से हुई थी। तुम 4 साल के लिए गायब हो गए। 4 साल बाद वापस आए और दिलावर अली के मकान में रहने लगे। लड़की शक्ल मिलने की वजह से धोखा खा गई। अलिफ लैला की दास्तान, नवाब हाशिम ने पागलों जैसा कहका लगाया। अच्छा तो पूरी दास्तान सुनो। दिलावर अली तुम्हारे बाप की नाजायज़ औलाद था और तुम्हारा हमशक्ल। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। तुम्हारे वालिद उसे बहुत चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के बुरे बर्ताव से बचाने के लिए उन्होंने उसे शहर से ही हटा दिया। वह दिलावरपुर के एक बोर्डिंग में परवरिश पाता रहा। वहीं पला बड़ा और तालीम हासिल की। वह बहुत ही नेक और इल्म फ़न का चाहने वाला था। बड़े होकर जब उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो उसने इरादा कर लिया कि वह इस शहर का कभी रुख नहीं करेगा। तुम्हारे बाप बराबर उसकी मदद करते रहे। उन्होंने उसे कुछ कीमती चीज़ें भी दी थी और वह सिंगारदान उनमें से एक था, जिसकी नकल तुमने तैयार करा के मूडी के गले लगाई और उससे 25,000 रुपये ऐंठ लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नवाब हाशिम, तुम इसे गलत नहीं कह सकते। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ दर्जनों गवाहियाँ हैं। बके जाओ, नवाब हाशिम बुरा सा मुँह बनाकर बोला। इस बकवास पर कौन यकीन करेगा? हाँ तो फैयाज़ साहब, इमरान ने फैयाज़ से कहा। अब मैं दास्तान के उस हिस्से की तरफ आ रहा हूँ जहाँ नवाब हाशिम और दिलावर अली एक दूसरे से टकराते हैं। यह टकराव एक औरत की वजह से हुआ जो नवाब हाशिम की महबूबा थी, और यह हकीकत है कि पहले उसकी मुलाकात नवाब हाशिम से ही हुई। फिर शायद वह औरत किसी तरह से दिलावरपुर पहुँच गई। वहाँ उसकी मुलाकात दिलावर अली से हुई, जिसकी सूरत हूबहू नवाब हाशिम की सी थी। पहले वो उसे नवाब हाशिम ही समझी, लिहाजा बहुत बेतकल्लुफ़ी से पेश आई, और फिर काफ़ी अरसे के बाद उसकी गलतफहमी दूर हुई, और वह भी इस तरह की एक मौके पर नवाब हाशिम और दिलावर अली इकट्ठा हो गए। दोनों हम उम्र थे।
नवाब हाशिम को दिलावर अली के बारे में इल्म था, लेकिन दोनों पहली बार मिले थे और यह मुलाकाती फसाद की वजह साबित हुई। वह औरत दिलावर अली को बेहद पसंद करने लगी थी। उसके तौर तरीके शरीफों के से थे और जहनी सलाहियतों के एतबार से वह नवाब हाशिम से बहुत ऊंचा था। औरत ने एक फ़ैसला किया और उसे अमली जामा पहनाया, यानी दिलावर अली से शादी कर ली। नवाब हाशिम के सीने पर सांप लौट गया, लेकिन उस वक्त वह खामोश रहा। अलबत्ता इंतकाम की आग उसके सीने में सुलगती रही। 1 साल जिंदा रहकर वह औरत भी चल बसी, लेकिन वह अपनी एक निशानी छोड़ गई थी। इमरान दुर्दाना की तरफ इशारा करके खामोश हो गया। नवाब हाशिम इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे कोई नादान बच्चा उसके सामने बकवास कर रहा हो। अब से 10 साल पहले जब दुर्दाना 10 साल की हो चुकी थी, नवाब हाशिम ने कहानी का एक प्लॉट तैयार किया। वह हर हाल में दिलावर अली से बदला लेना चाहता था। उसने सबसे पहले अपनी एक आशना को एक तांगे वाले के साथ भगा दिया, फिर दिलावर अली को कत्ल करके अपनी जगह डाला और खुद गायब हो गया। जंग का ज़माना था, उसे फ़ौज में नौकरी मिल गई और वह समंदर पार भेज दिया गया। 4 साल बाद उसकी वापसी हुई और चूंकि वह दिलावर अली का हम शक्ल था, इसलिए दिलावर अली का रोल अदा करने में उसे कोई दुश्वारी ना आई। लेकिन कब तक? एक दिन उसे मौज मस्ती की ज़िंदगी को अलविदा कहकर अपनी हवेली में वापस आना ही था। लेकिन हवेली में वापसी आसान न थी। साजिद जायदाद पर काबिज था। उसका कब्ज़ा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता। काफ़ी रकम की ज़रूरत पेश आती। उसके लिए नवाब हाशिम ने असली सिंगारदान की नकल तैयार की और दुर्दाना को दिलावरपुर भेज दिया। जब वह वहाँ से वापस आई तो नवाब हाशिम अपनी हैसियत बदल चुका था। उसने लड़की को उसके बाप की मौत की खबर दी और ख़ुद को दिलावर अली का दोस्त बताया। लड़की धोखे में आ गई। फिर लड़की ही के ज़रिए मूडी को फांसा। उसने 25,000 में नकली सिंगारदान खरीद लिया। लड़की रकम घर लाई और नवाब हाशिम ने उसे उड़ा लिया। असली सिंगारदान और वह रकम आज भी उसके कब्ज़े में है। 1 मिनट, फैयाज़ हाथ उठाकर बोला, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? हकीम मुइनुद्दीन से, जो दिलावरपुर का बाशिंदा था। वह इस लड़की के बाप के गहरे दोस्तों में से है। वह दिलावर अली और उसकी ज़िंदगी के हालात से बखूबी वाकिफ़ है। मैं जब दुर्दाना की निशानदेही पर उस तक पहुंचा तो वह ज़ख्म खाए हुए बेहोश पड़ा था। उस पर किसी ने चाकू से हमला किया था और मरा हुआ समझकर छोड़ गया था, लेकिन हकीकत यह है कि ज़ख्म गहरा नहीं था। उसकी जान बच गई, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर उसके कत्ल की खबर दिलावरपुर के अखबारों में छपवा दी थी। उससे यह सारी हकीकत मालूम हुई। मैं किसी हकीम मुइनुद्दीन को नहीं जानता, नवाब हाशिम ने कहा। यह सब बकवास और साजिश की साजिश है। रुपये में बड़ी ताकत होती है। दुनिया के सारे आदमी को पागल नहीं बनाया जा सकता। एक माँ के पेट में पैर फैलाने वाले भाइयों की शक्लें भी इतनी नहीं मिलती हैं कि एक बेटी दूसरे को अपना बाप समझ ले। साजिद, ये ऊँचे हथियार अदालत में काम नहीं आएंगे। दिलावरपुर के बोर्डिंग से जहाँ दिलावर अली ने परवरिश पाई, उसकी तस्वीरें मिल सकती हैं, इमरान ने कहा। वे मेरी ही तस्वीरें होंगी, नवाब हाशिम ने कहा, जो आसानी से साजिद के हाथ लगी होंगी और अब उन्हें इस साजिश में इस्तेमाल कर रहा है। ठहरो इमरान, फयाज़ ने कहा। अगर दिलावर अली को कत्ल ही करना था तो उसने इतना पेचीदा रास्ता क्यों अपनाया? इससे फ़ायदा क्या हुआ? और इसे ना अपनाता तो क्या नुकसान उठाना पड़ता? ज़रा देखिए, नवाब हाशिम ने मजाक के लहजे में कहा और हंसने लगा। वह कत्ल किया जाता, इमरान बोला। उसकी तस्वीरें छपती और शहर के एक बड़े आदमी से उसकी शक्ल मिलने पर पुलिस यकीनन चौंकती और फिर जो कुछ भी होता जाहिर है। फिर वही एक जैसी शक्ल। नवाब हाशिम बुरा सा मुंह बनाकर बोला, आखिर इस पर कौन यकीन करेगा? साजिश है तो बहुत गहरी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकती। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस फर्जी दिलावर अली की जो भी तस्वीर पेश की जाएगी वो मेरी होगी और 100% मेरी होगी। अभी इस लड़की ने दाढ़ी का हवाला दिया था, लिहाजा साफ़ कर देना चाहता हूँ कि एक ज़माने में मैंने यूं ही दाढ़ी भी रख ली थी और दाढ़ी में अपने कई फ़ोटो भी बनवाए थे। तो तुम मुझे मात देने पर तुल गए हो नवाब हाशिम, इमरान मुस्कुराकर बोला। मैं तुम्हें बताऊं, उस दिन दिलावर अली के मकान में तुमने छिपकर कागजात का एक ढेर जलाया था, लेकिन जिस चीज़ के लिए तुमने उस ढेर में आग लगाई थी वह उसमें मौजूद नहीं थी। तुम्हें भी यकीन नहीं था कि वह चीज़ जली गई होगी, इसलिए तुम उसकी तलाश में अपने 4 आदमियों के साथ पीले मकान में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह चीज़ तुम्हारे हाथ न लग सकी। वह मेरे कब्ज़े में है। क्या? नवाब हाशिम बेचैनी के अंदाज में बोला, फिर फ़ौरन ही संभल कर हंसने लगा। हंसने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वह इमरान का मजाक उड़ा रहा था। तुम्हारी इत्तला के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिलावर अली एक बहुत ही अच्छा ब्लॉक मेकर था, इमरान ने कहा और अचानक नवाब हाशिम का चेहरा उतर गया। वह अपने खुश खोटों पर जबान फेर रहा था। कैप्टन फैयाज़, इमरान मुस्कुराकर बोला, यह 15 साल पहले की बात है। दिलावर अली ने वायसराय के एक फरमान का ब्लॉग बनाया था जो जंग का प्रोपेगेंडा करने वाले एक सरकारी रिसाले में छापा गया था और साथ ही उस रिसाले के लिए काम करने वालों के फ़ोटो भी छपे थे। तुम्हें उस रिसाले में दिलावर ब्लॉक मेकर की तस्वीर भी मिल जाएगी। नवाब हाशिम को उसकी तलाश थी, लेकिन वह मेरे हाथ लग गई। नवाब हाशिम के हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह भयभीत नज़रों से इमरान की तरफ देख रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह अब जो कुछ कहना चाहता हो उसके लिए उसे शब्द न मिल रहा हो। और नवाब हाशिम, इमरान शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला,
पिछली रात तुमने दिलावर अली के नाम पर अंधाधुंध फायर क्यों किए थे? वह आखिर थी क्या भला? साजिद ने पूछा। वह भला इमरान थी। इमरान ने संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हारे पाई बाग के दरख्तों पर माइक्रोफोन के छोटे छोटे हॉर्न फिट कर रखे थे और बाग के बाहर से भूतों को प्रोग्राम पेश कर रहा था। इस वाक्य के तकरीबन एक माह बाद नवाब साजिद और दुर्दाना हवेली के लॉन में टहल रहे थे। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आपने मुझसे शादी करके गलती की है, दुर्दाना बोली। नहीं डियर, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक अक्लमंदी का काम किया है, साजिद ने मुस्कुराकर कहा। आप एक दिन सोचेंगे, सोचना ही पड़ेगा। काश मेरी बीवी भी मालदार होती। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम एक शरीफ और ईमानदार बाप की बेटी हो। मेरे मालदार चचा का हाल तो तुमने देख ही लिया। मैं मुझे भी बिना किए गुनाह की सज़ा में फांसी दिलवाना चाहता था, सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए। तुम्हारे वालिद इससे यकीनन बेहतर थे। वह तो ठीक है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नवाब साहब के लिए कुड़ रहा है। ओहो, नवाब साजिद ने कहका लगाया। तुम भी अपने बाप की ही तरह बहुत ज़्यादा नेक मालूम होती हो, मगर चचा साहब फांसी से किसी तरह बच नहीं सकते। इमरान ने उन्हें चारों तरफ से फांस लिया है। भाई गजब का आदमी है ये इमरान भी। ऐसा उल्लू बनाता है बातों ही बातों में कि बस देखते ही रह जाइए। आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता कि नज़ला किस पर गिरेगा। आहा, बेचारे मूडी को तो हम भूल ही गए। मैं एक बात सोच रहा हूँ डियर, अब तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत है। कहिए क्या बात है? मूडी के रुपए तो हम वापस कर चुके हैं, फिर क्यों ना हम असली श्रृंगारदान भी उसे प्रेजेंट कर दें। देखो उसकी शराफत, अगर वह ज़रा भी सख्त हो जाता तो तुम जेल पहुंच जाती। आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा तो कल हम उसे बुलाएंगे। इमरान साहब को भी बुलाइएगा। नहीं, वह तो अब मुझे पहचानने से ही इनकार करता है। कल क्लब में बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं बहुत लहक कर उससे मिला, लेकिन उसने नहायत खुश्क लहजे में कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। दुर्दाना हंसने लगी। समाप्त।